हाउ आर यू गाइस? सबसे पहले लाइव आ जाओ। हाउ आर यू? कैसे हो तुम सब बताओ? थम्स अप दे दो एक बार, आवाज आ रही है, क्लियर दिख रहा है तो। थम्स अप दे दो कोई। हेलो हेलो। थम्स अप दे दो सब एक बारी। ओके, स्टार्ट करें। हेलो हेलो। हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यू नो हमारे आज शिफ्ट बैच का 3rd लेक्चर है हमारे बायो का, वैसे 2nd होना चाहिए था, लेकिन कल मैंने एक 12 बजे लाइव क्लास ली थी। वो अगर अब तुमने नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी जब तुम करोगे तो वो वाली क्लास थोड़ी-सी आनी चाहिए। बाकी मैं बेसिक आइडिया तो तुम्हें दे दूँगी आज, ठीक है? थोड़ा-सा समरी हम पहले की डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि तुम आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स तुम्हें समझ आ पाएँगे। लेकिन अगर नहीं देखी है क्लास तो एक बार जाके ज़रूर देखना वो वाली क्लास, ठीक है? अच्छा, तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहे हैं, तो एक बार फ्लावर भेज दो सब। फ्लावर भेज दो सब एक आज। थम्स अप की जगह फ्लावर भेज दो। ओके, तो जब तक जॉइन कर रहे हैं बच्चे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बता देती हूँ। तो पर्सनल मेंटोरशिप आदित्य जोशी इस ऐप पे आपको मिल जाएगी, वो भी सिर्फ़ उसका प्राइस 3999 है, जहाँ पे आपको जो मेंटोर्स, आपके जो ट्यूटर्स होंगे, वो आपको वन टू वन इंटरैक्शन के साथ आपको सब कुछ बताने वाले हैं। पर्सनल मेंटोरशिप नाम से पता चल रहा है, आप सबको एक-एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाएगा, जो कि आपको ए टू ज़ेड सब कुछ बता देगा, और एजुकेटर्स भी आपको वैसे-वैसे बताएँगे, जो कि आपके एएफएमसी, एमएएमसी, बड़े-बड़े कॉलेजेस के जो हैं, जहाँ पे आप एक्चुअल जाने का ड्रीम देखते हो, वहाँ के मेंटोर्स आके आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है? और आपको 30,000 क्वेश्चन बैंक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस में आपको 100 प्लस आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं भई, 100-100 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे, और एक टेस्ट में देखो 200 क्वेश्चन होते हैं। तो तुम खुद देखो, 100 टेस्ट तुम्हें मिलने वाले हैं, तो तुम नीट से पहले कितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लोगे, है ना? इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज़ भी मिल रही हैं। आपको डीपीपी कोर्स के बारे में पता होगा। जैसे हम जो भी हम एक लेक्चर में स्टडी करते हैं, उसी के बिल्कुल सिंक होते हुए एक डीपीपी कोर्स चल रहा है, जिसका प्राइस भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 499 रुपीज़ है। वो भी आप ज़रूर जॉइन कर सकते हो। जो भी हम लेक्चर में स्टडी करते हैं, वही के उसी चीज़ के, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को अपनी हमारी जो ऐप है, वहाँ पे डीपीपी कोर्स में अगर आप एनरोल करोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। एक चैप्टर के ही लगभग 200 टू 250 क्वेश्चन्स हम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? तो तुम्हें वहाँ ज़रूर करना चाहिए। पहले वहाँ पे आपको एक बिल्कुल क्लीन डीपीपी मिलेगी, विदाउट एनोटेशंस वाली। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सॉल्व वाले जाओ, सॉल्व वाली वीडियो पे जाओ, वहाँ पे आपको सॉल्व भी कराया गया है, एक-एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व कराया गया है। ठीक है? और पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में और बताऊँ तो 712 मार्क्स का जो पेपर है, वो प्रिडिक्ट किया था, जो भी मेंटोर्स थे, आदित्य जोशी साहब से जो लिंक, जितने भी मेंटोर्स थे, उन सब ने अगर इस साल का पेपर देखे तो 712 मार्क्स का पेपर जो एग्ज़ैक्टली प्रिडिक्टेड था। ठीक है? तो तुम्हें ज़रूर जॉइन करना चाहिए हमारा ये पर्सनल मेंटोरशिप का प्रोग्राम। ठीक है? अच्छा, अब हम सबको आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? अच्छा हाँ, फ्लावर सबने भेज दिए, वेरी गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। किसी ने होमवर्क भी नहीं किया। मैंने परसों होमवर्क दिया था, जब मैंने बोला था कि हैशटैग डॉक्टर अपना नाम आगे लिखना। 2-3 बच्चों ने किया था, डॉक्टर शुभ लक्ष्मी, दिव्या, ये 2-3 बच्चों ने किया था। आज सब जाते-जाते कमेंट्स में सब अपने नाम के आगे हैशटैग डॉक्टर और फिर अपना नेम ज़रूर लिख के जाएँगे आज सभी बच्चे। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, ठीक है? ओके।
तो यस, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिनेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने आपका कल वाला लेक्चर नहीं देखा, वो जाके एक बार ज़रूर देख लेना इस लेक्चर के बाद। उससे पहले मैं थोड़ी-सी समरी बता देती हूँ। देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कैसे? मेल का गैमीट आता है, फीमेल का गैमीट आता है, अल्टीमेटली फ्यूजन होती है और फर्टिलाइज़ेशन हमारे पास लीड हो जाती है। ठीक है? फिर हमने क्या स्टडी किया था? एंथर के बारे में स्टडी किया था। कार्पेल पिस्टल जो कि हमारा फीमेल वाला पार्ट है और एंथर वाला जो कि हमारा मेल वाला पार्ट होता है, वो हमने स्टडी किया था। देखो, एंथर में हमने क्या स्टडी किया था कि जो हमारा एंथर होता है, सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो कैसा होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? फिर हमने स्टडी किया था कि जो हमारा एंथर होता है, वो बाइलोप्ड होता है। दैट मीन्स 2 लोब्स का मिलके बना हुआ होता है। अगर एंथर का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, देखोगे तो आपके पास जो एंथर होता है, वो 2 लोब्स का मिलके बना हुआ होता है और हर लोब मतलब एक लोब के पास आपको 2 थीकास मिलते हैं या सिंपल बोलो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं। इन टोटल मैं बोलूँ तो पूरे एंथर के पास हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं, जो कि अल्टीमेटली जाके हमारे पास पोलन सैक्स बनाते हैं। पोलन सैक्स के बनने के बाद हमारे पास क्या होती है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। अल्टीमेटली हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनती है, मेल गैमीट बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। सिमिलरली हमने गायनोस्ट्रियम में मेगास्पोरोजेनेसिस वहाँ पे स्टडी किया था। जैसे अच्छा, एक लाइन याद रखना आज के न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको 4 माइक्रोस्पोर्स को अराइज देता है। रिपीट विद मी, एक जो एमएमसी होता है, वो 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स को राइज देता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे उसी टाइम पे फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, वो देता तो 4 को राइज है, लेकिन 3 जो होता है वो डिजेनरेट कर जाते हैं और एक ही होता है जो कि मेरा हमेशा अलाइव रहता है और जो कि आगे मेरा काम करता है। ठीक है? इसके अलावा पोलन ग्रेन्स की मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी, इंटाइन, एक्साइन पढ़ा था हमने। ठीक है? एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना होता है, लेकिन एक्साइन के पास कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम जर्म पोर्स कहते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन हमको नहीं मिलती है। ठीक है? इंटाइन हमने देखा था जो कि आपकी सेल्यूलोज पेक्टिन से मिलके बना हुआ होता है। उसके अलावा आपको पोलन ग्रेन का वैक्यूलेशन से बताया था कि कैसे होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनता है। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल ऑन द अदर हैंड स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है उसके पास। तो ये सब हमने जो है स्टडी किया था। ठीक है? अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें? न्यूमेरिकल, हाँ, देखो बहुत बच्चे ने लिख भी दिया, डॉक्टर ऋषिकेश, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर कीर्ति। कमेंट्स में भी ज़रूर लिख के जाना, ठीक है? अच्छा लगता है ना डॉक्टर अपने नाम के आगे देखना, तो बस कमेंट्स में भी लिख के जाना। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले ना देखो, हमने ना सारे न्यूमेरिकल्स जो है आज निपटाने हैं। लेकिन ना उन न्यूमेरिकल्स में ना एंडोस्पर्म के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने अभी नहीं किया। एंडोस्पर्म या तो आज एंड ऑफ द लेक्चर तक हो जाएगा, या फिर हम जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ट्यूसडे को, या तो हम तब करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया बता देती हूँ, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स जो है ना एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? देखो, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास ओव्यूल होता है। ओव्यूल में ऊपर हमारे क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल्स हमें मिलते हैं। ऊपर हमें ओव्यूल के क्या मिलते हैं, 3 हमें एंटीपोडल्स मिलते हैं और नीचे हमें 2 सिनर्जिड्स मिलते हैं और 1 egg cell मिलता है। ये हमारा कौन-सा एंड था हमारे पास, ये कौन-सा एंड था हमारा, चालाज़ल एंड था। ठीक है? ये कौन-सा एंड था, चालाज़ल एंड था। और नीचे वाला कौन-सा एंड था हमारे पास, यहाँ पे क्या मिला था, सबसे यहाँ एंटीपोडल्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, ये हमारा एंड होता है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है? हमने देखा था क्या-क्या न्यूक्लियस है हमारे पास, ऊपर हमारे पास 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं, नीचे 2 न्यूक्लियस चले, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं और बीच में हमारे पास 2 न्यूक्लियस की सिचुएशन, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो हमारे पास बीच में जो है वो रह जाते हैं। हमने ये स्टडी किया था। ठीक है? अब क्या होता है, ये जितने भी, सबसे पहले तो याद रखो, जितने भी एंटीपोडल्स होते हैं, जितने भी ये सिनर्जिस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, जितनी मैं प्लॉइडी बताऊँगी सारी याद करके चलना, क्योंकि अभी ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी प्लॉइडी इस चैप्टर की सारी वहीं पे डिस्कस हो जाएगी, ठीक है? तो ध्यान से समझ के चलना कि एंटीपोडल्स की प्लॉइडी वगैरह क्या है। तो बता देती हूँ दोबारा, एंटीपोडल्स की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड होती है, सिनर्जिस की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड, सिनर्जिस की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड होती है, ठीक है? और दूसरा बताओ, एक्सेल की भी प्लॉइडी हैप्लॉइड, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई बचे, इनकी भी हैप्लॉइड प्लॉइडी क्या होती है हमारे पास, हैप्लॉइड होती है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे लैंडिंग होती है, जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, कल बताया था ना पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होती है वो क्या करती है, लैंड करती है हमारे पास किसके ऊपर, हमारे स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है? स्टिग्मा के ऊपर मान लो यहाँ पे लैंडिंग करी,
ठीक है? लैंडिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो पोलन ट्यूब होती है, यहाँ पे पोलन ट्यूब जो होती है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती है ओवरी तक। कल हमने देखा था फिलिफॉर्म अपैरेटस के थ्रू गाइडेंस देता है वो हमें कि यहाँ पे आके तुम्हें फ्यूजन दिखानी है। तो क्या होता है, पोलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है। अब हमने एक बात और देखी थी कि 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, हमारे पास 2 सेल्ड स्टेज में हमारी जो पोलन ग्रेन्स होती है वो रिलीज़ होती है, लेकिन 40% में क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होती है। कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे वो सिंपल कह रहे हैं कि 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जब हमारी जो पोलन ट्यूब ये ग्रो कर रही होती है, इस टाइम पे क्या होता है, डिवाइड करता है। कौन सा सेल? जनरेटिव सेल। बताया था आपको यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल्स होते थे ना, नीचे ऊपर वेजिटेटिव और नीचे हमारा जनरेटिव। तो क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो मेरा डिवाइड करता है जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होती है। एनसीईआरटी में इसकी लाइन है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ध्यान से सुनो। जब ग्रो कर रही होती है पोलन ट्यूब, उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है और 3 सेल स्टेज में बनता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में तो रिलीज ही 3 सेल्ड में होता था, है ना? तो इसका मतलब 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही जो है मेल गेमीट्स वो आने स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग से ही जो पोलन ट्यूब है वो अपने अंदर मेल गेमीट्स को लाती है, ठीक है? ये हम बाकी फर्दर डिटेल में पोलन टेस्टिल इंटरैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास गेमीट्स आए। अब हमने देखा था जैसे ही ये पोलन ट्यूब हमारे पास आती है, ये फ्यूजन शो करती है, ठीक है? क्या होता है, यहाँ पे 2 मेल गेमीट्स ये लाती है। 2 मेल गेमीट्स देखो आने हैं, चाहे वो 60% एंजियोस्पर्म्स लाएँ, चाहे 40% एंजियोस्पर्म्स लाएँ, हमारे पास 2 मेल गेमीट्स आने हैं। जिनमें से जो एक मेल गेमीट होता है, वो हमारा फ्यूजन शो करता है एग सेल के साथ। एक मेल गेमीट जो होता है हमारे पास, वो फ्यूजन शो करता है एग सेल के साथ, और जो दूसरा मेल गेमीट आता है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आता है ना, यहाँ पे ओव्यूल बैठा होता है, यहाँ पे यही वाला स्ट्रक्चर बना है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है? एक मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा और क्या बना देता है, ज़ायगोट। क्या बना देता है? ज़ायगोट। ज़ायगोट कैसे बनता है, तो याद रखना, जब हमारे पास एक फीमेल गेमीट मतलब एग सेल, सिंपल याद रखो, ठीक है? और एक मेल गेमीट, जो हमने अभी देखा पोलन ट्यूब ला रही है, जब उनकी फ्यूजन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। और ज़ायगोट की प्लॉइडी कितनी होगी यहाँ से, 2n होगी ना, क्योंकि देखो फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है। अल्टीमेटली फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा, 2n मेरे पास बन जाएगा, जो कि मेरे पास ज़ायगोट का होता है, ठीक है? तो अभी एक पॉइंट याद करके चल लो, ज़ायगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन कब? जब मेरे पास पेरेंट बॉडी एक्चुअल में डिप्लॉइड, देखो सबको पता है पेरेंट बॉडी एक्चुअल में डिप्लॉइड होती है। अल्टीमेटली जब गैमीट्स बनते हैं तब वो हैप्लॉइड चीजें बनती है, तब हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं, ठीक है? तो याद करना कि ज़ायगोट हमारे पास प्लांट्स के केस में 2n तब है जब हमारे पास पेरेंट बॉडी, मदर की भी 2n है मतलब डिप्लॉइड है, और फादर की भी डिप्लॉइड है। अल्टीमेटली उनके गेमीट्स हैप्लॉइड बने और फ्यूजन करके फिर से ज़ायगोट जो है वो डिप्लॉइड बन जाता है। ह्यूमन्स के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? अच्छा, ये तो होगी एक गेमीट की बात। दूसरा गेमीट जो होता है वो हमारा फ्यूजन शो करता है हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब देखो, एक मैंने बोला मेल गेमीट, एक एक मेल गेमीट ने तो इसके साथ फ्यूजन कर दी, n+n मिलके ज़ायगोट बन गया। अब जो दूसरा मेल गेमीट होता है वो इनके साथ फ्यूजन शो करता है, अल्टीमेटली क्या बन गया, 3n बन गया ना। और जब मेरे पास पोलर न्यूक्लियाई की दूसरे मेल गेमीट के साथ फ्यूजन होती है, तब मेरे पास क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। याद रखना हमेशा, क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। कब? जब मेरे पास दूसरा मेल गेमीट फ्यूजन शो करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, अल्टीमेटली मेरे पास ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। और तो याद रखना, एंडोस्पर्म मेरे पास कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है? ब्रीफ में हम डबल फर्टिलाइजेशन में स्टडी करेंगे कैसे होता है, मैं थोड़ा आइडिया दे रही हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है? तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, मेरे पास ट्रिप्लॉइड होता है। कैसे बना मैंने आपको बता दिया। और ये भी एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड कब? जब मेरे पास पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड थी, क्योंकि ना आगे भी न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगी आपको, एजम्पशन दे देंगे कि पेरेंट बॉडी मान लो टेट्राप्लॉइड है, फादर की बॉडी टेट्राप्लॉइड है, या जो फीमेल वाला है उसकी हेक्साप्लॉइड है, तो ज़ायगोट की प्लॉइडी बताओ, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ, तो कंफ्यूजन आएगी। इसलिए याद करो, ये चीजें कब होती है, जब हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं तब, ठीक है? अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, इतना ही था। अब हम डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ठीक है? स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स। डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर दीपेशिका, डॉक्टर अलीजा, वेरी गुड। कमेंट्स में भी जरूर लिख के जाना, ठीक है? ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था इंसेप्शन के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज हेक्साप्लॉइड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया डायरेक्टली, कि अगर मान लो मेरे पास मेल प्लांट कैसा है, हेक्साप्लॉइड है। अगर मेरे पास जो मेल प्लांट है वो हेक्साप्लॉइड है, और जो फीमेल प्लांट है वो मेरे पास टेट्राप्लॉइड है, मींस उसकी प्लॉइडी 4n बोल रहे हैं ना, सबको पता ना टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड क्या होता है। तो वो कह रहे हैं अगर मान लो मेल की प्लॉइडी मेरे पास क्या है, मेल की प्लॉइडी मेरे पास
हेक्साप्लॉइड है और फीमेल की प्लॉइडी मान लो मेरे पास क्या है, टेट्राप्लॉइड है। तो अल्टीमेटली आपसे पूछ रहे हैं प्लॉइडी लेवल क्या होगा मेरे एंडोस्पर्म का, ज़ाइगोट का, सिनर्जिड का, न्यूक्लियस का, मेगास्पोर का, एमएमसी का और पोलन ग्रेन का। तो एक-एक करके करते हैं। सबसे पहला हम करते हैं एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बतानी है। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊपर अब अभी मैंने आपको केस बताए थे ना, क्या बताया था कि जब मेरे पास मेल वाला जो पेरेंट है वो भी 2n है और जो मेरे पास फीमेल वाली जो पेरेंट बॉडी है वो भी मेरे पास डिप्लॉयड है। अल्टीमेटली इनके गैमीट्स बन रहे थे। गैमीट्स ये दोनों जाके पोलर न्यूक्लियाई बना रहे थे। अभी सेंट्रल सेल में दिखाया था ना, बीच में पोलर न्यूक्लियाई बैठे थे। उन्होंने ये बनाया। अल्टीमेटली एक मेल गैमीट आया और इसके साथ फ्यूजन करके क्या बना दिया उसने, ट्रिप्लॉइड मेरे पास एंडोस्पर्म बना दिया। अब सेम इस केस को बिल्कुल रिलेट करते हुए चलो यहाँ पे देखो कैसे। यहाँ पे क्या बोला है, मेल प्लांट क्या है, 6n है। अगर पेरेंट बॉडी 6n है मींस हेक्साप्लॉइड है तो इसका गैमीट कितना बनेगा, डेफिनिटली 3n। समझ आया ना? जैसे इनका 2n से n बन रहा था गैमीट, इनका तो गैमीट बनेगा 6n से 3n, इनका जो है गैमीट बन जाएगा। सिमिलरली फीमेल का गैमीट क्या बनेगा? डेफिनिटली 2n बनेगा। समझ आ गया ना? देखो मेल का आधा कर दो तो गैमीट बन जाएगा, फीमेल का आधा कर दो तो उसका गैमीट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के जो है गैमीट्स तैयार हो गए। दोनों के गैमीट्स तैयार हो गए। इसका 3n गैमीट बना और फीमेल का 2n गैमीट बना। अभी मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में क्या होता है, हमेशा 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। तो दैट मीन्स इस केस में भी तो 2n और 2n 2 फ्यूज करेंगे ना, जैसे उसमें n+n फ्यूज करा था, इसमें 2n + 2n फ्यूज करेगा जो कि मेरे पास पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ये इन टोटल क्या बना रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और ये किसके साथ फ्यूजन शो करेंगे, 3n के साथ। अल्टीमेटली कितना बन जाएगा मेरे पास, ऐड करो 3n + 2n + 2n कितना हो गया, 7n हो गया ना। समझ आ गया? तो दैट मीन्स एंडोस्पर्म की प्लॉइडी मेरे पास 7n आती है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। समझ आ गया कैसे? डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, हमें सबको पता है गैमीट बनता है। सिमिलरली यहाँ भी मैंने ऐसे बनाया है, 6n का 3n कर दिया, 4n का 2n कर दिया और 2n को डबल कर दिया क्यों? क्योंकि पोलर न्यूक्लियर 2 होते हैं। 2n + 2n कितना हो गया, 4 और मेल का 3n आ रहा था, कितना हो गया, 4 + 3 7। तो अल्टीमेटली एंडोस्पर्म हमारे पास कैसा हो गया, 7n की इसकी प्लॉइडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट मैंने तुम्हें कैसे बताया था, एक हमारे पास गैमीट आएगा मेल का, एक फीमेल का, अल्टीमेटली ज़ाइगोट बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ तक को डायरेक्ट करना है। 6n का गैमीट बनाओगे क्या बनेगा, 3n। 4n का गैमीट बनाओगे क्या बनेगा, 2n। 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ज़ाइगोट आ गया आपके पास 5n। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड मैंने आपको अभी बताया था, सिनर्जिड हमेशा होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, सिनर्जिड मेरे पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइड भी सिनर्जिड, पहली बात तो बताओ मैंने कहाँ बताया था, ये देखो सिनर्जिड जो मैंने आपको बताया था ऊपर, ये सिनर्जिड जो यहाँ बताया था, यहाँ पे देखो सिनर्जिड क्या बताया था, हैप्लॉइड बताया था ना, यहाँ पे ये देखो हैप्लॉइड मैंने लिख के दे रखे है ना, और हैप्लॉइड था। और ये सिनर्जिड होते किसके पार्ट है, फीमेल के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, फीमेल के पार्ट होते हैं। तो अगर मान लो ये मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, वेट, यस, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि अगर मान लो मेरे पास जो सिनर्जिड है वो हैप्लॉइड के पार्ट है, किसके पार्ट है, हैप्लॉइड के, तो क्या बनेगा सिनर्जिड, हैप्लॉइड फीमेल। अब यहाँ पे मैंने बताया तुमको सिनर्जिड किसका पार्ट होता है, फीमेल का, तो हमें फीमेल की ही प्लॉइडी यहाँ पे देखनी है। फीमेल हमारे पास क्या थी, यहाँ पे टेट्राप्लॉइड थी ना, टेट्राप्लॉइड का गैमीट बनाओगे क्या बनेगा तुम्हारे पास, 2n। तो दैट मीन सिनर्जिड की प्लॉइडी आपके पास यहाँ पे क्या हो गई मेरे पास, 2n। समझ आ गया कैसे, जैसे पेरेंट बॉडी जब मेरे पास डिप्लॉइड थी, यहाँ पे अगर हम जनरल केस बात करें, जनरल केस ये होता है। ठीक है, तो मेरे पास सिनर्जिड की प्लॉइडी n थी, यहाँ पे हमने एक assumption ले रखी है, तो यहाँ पे सिनर्जिड की प्लॉइडी आ जाएगी 2n। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस कैसा होता है, हमेशा याद रखना डिप्लॉइड। न्यूसिलस कैसा होता है, डिप्लॉइड, हमेशा याद कर लो न्यूसिलस कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, न्यूसिलस बताया था ना क्या होता है मेरे पास, जहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, तो न्यूसिलस कैसा होगा मेरे पास, यहाँ पे डिप्लॉइड होगा। तो डिप्लॉइड भी कब होगा, जब जैसे अब एक नॉर्मल केस पे आ जाओ, सबसे पहले जब मेरे पास पेरेंट डिप्लॉइड थे, फीमेल मेल फीमेल दोनों डिप्लॉइड थे, तो मेरे पास न्यूसिलस भी कैसा बन रहा था, डिप्लॉइड। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आप कैसा बनाओगे अपना न्यूसिलस, डेफिनेटली पहली बात तो फीमेल का बनाओगे, क्योंकि न्यूसिलस फीमेल का पार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4n, क्योंकि 2n का 2n न्यूसिलस बन रहा है, तो यहाँ भी तो 4n का 4n बनाओगे ना। तो इस तरह से न्यूसिलस जो होता है उसकी प्लॉइडी हमारे पास आ गई 4n। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेगास्पोर। मेगास्पोर कैसा था, हैप्लॉइड। कल मैंने तुम्हें बताया था, डायग्राम से अच्छे से बताया था, क्या होता है, चार मेरे पास जो है आते हैं, अल्टीमेटली इन सबकी हैप्लॉइड प्लॉइडी होते हैं ना, क्योंकि ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करके बने हुए होते हैं, इसलिए इनकी प्लॉइडी होती है NNNN, चारों हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और फिर से फीमेल का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2n, क्योंकि 4n का आधा कारण है ना 2n, क्योंकि गैमीट में बनाना और गैमीट की सेम प्लॉइडी होती है मेगास्पोर की तरह, इसलिए इसका आंसर हो गया हमारे पास 2n। ठीक है, फिर आता है मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल तो डेफिनेटली कल बताया था डिप्लॉइड ही होता है, क्योंकि डिप्लॉइड में ही तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 करके हमने क्या बनाया था, अपना हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनाया था। तो इसलिए हम सिंपल कह सकते हैं हमारे पास जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, और इसकी प्लॉइडी क्या आ जाएगी, अगेन हमारे पास इसकी प्लॉइडी आ जाएगी 4n, क्योंकि फीमेल का पार्ट है तो फीमेल की प्लॉइडी हम डायरेक्ट लिख देंगे। लास्ट आता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या था हमारे पास, हैप्लॉइड। याद रखना, देखो कुछ बातें याद रखने वाली, न्यूसिलस डिप्लॉइड होता है,
मदर सेल डेफिनिटली डिप्लॉयड होगा, पोलन ग्रेन हैप्लॉयड होगा, क्योंकि क्यों गैमीट ही तो बना रहे हैं ना ये। अब लेकिन याद रखना पोलन ग्रेन को हम मेल वाली प्लॉइड ही देखेंगे। न्यूक्लियस में मेगास्पोर में एमएमसी में हमने सब में फीमेल देखी, लेकिन पोलन ग्रेन मेल का पार्ट होता है ना, इतनी तो बेसिक नॉलेज है ना सबको। मेल जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल का पार्ट होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेल की प्लॉइड लिखेंगे, लेकिन कब, उसका आधा करके। आधा क्यों करा, क्योंकि नॉर्मल केस में 2n का हम हाफ करते हैं तभी n बनता है। इस केस में भी हम क्या करेंगे, मेल का आधा करेंगे, हेक्साप्लॉइड का आधा 3n, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3n। सारा अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा हाँ देखो, पहले ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, ओके, 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 ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, प्लॉइडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजिंग आते हैं। इन शॉर्ट बताऊँ तो याद रखना, न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, पोलन ग्रेन हैप्लॉयड होता है, मेगास्पोर हैप्लॉयड होता है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी when a diploid plant, they are saying when a diploid plant is crossed with a tetraploid, the ploidy of endosperm। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद बताना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर तुम्हें खुद बताना चाहिए। देखो सिंपल क्रॉसिंग है, डिप्लॉइड आपकी जो है फीमेल है और आपके पास टेट्राप्लॉइड कैसा है, मेल है। क्या करोगे, टेट्राप्लॉइड इसका तो चलो पेरेंट है। अब यहाँ पे देखो ये भी ध्यान याद रखा करो, प्लांट बोला है मींस यहाँ पे पेरेंट की बात की गई है, ठीक है? तो इसका जो है गेमीट वो क्या बनेगा, 2n बनेगा, ठीक है? इसका गेमीट क्या बनेगा, 2n बनेगा, और इसका क्या बनेगा, n बनेगा। लेकिन एंडोस्पर्म के लिए हमें 2 पोलर निकलने चाहिए होते हैं, तो n+n कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 4n। आंसर आ गया आपका 4n, ठीक है? आ गया ना समझ? तो एंडोस्पर्म निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है? इसके अलावा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल कराया था, सिंपल है। क्या होता है, 1 एमएमसी मेरे पास क्या बनती है, 4 पोलर ग्रेन्स। अभी स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में समरी में बताया था, याद कर लो इस लाइन को। 1 एमएमसी 4 पोलर ग्रेन्स साइज देता है, तो 100 कितना देगा? यूनिटरी मेथड है, सिंपल लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन साइकस मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड द फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म? अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना पता ही करेंगे, साइकस को एंजियोस्पर्म मार के वैसे ही कर देंगे जैसे हमने पहले किया, बट ऐसा गलत हो जाएगा। बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो साइकस हमारे पास पता है कैसा होता है? इस पॉइंट को याद रख लो, साइकस जो होता है हमारे पास एक जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है? क्लास 11th में प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म वाला जो टॉपिक तुम पढ़ते हो, वहाँ पे तुम्हें दे रखा है जिम्नोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है, वो साइकस जो होता है वो एक जिम्नोस्पर्म होता है। और हमेशा बात को याद रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है वो 3n नहीं होती, 3n नहीं होती, बल्कि क्या होती है, n होती है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है वो n होती है, 3n नहीं होती। 3n आपकी एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है, ठीक है? तो कितनी प्लॉइडी होती है यहाँ पे हमारे पास, हैप्लॉइड इसकी जो है वो प्लॉइडी रहती है। अब हैप्लॉइड प्लॉइडी रहती है तो खुद देखो तुम्हारे पास फीमेल क्या था, डिप्लॉइड था। मेल का तुम्हें यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ही गेमीट फ्यूज करता है, यहाँ पे पोलर निकलेगा, कुछ नहीं होता, ठीक है? और फीमेल प्लांट कैसा है तुम्हारा, टेट्राप्लॉइड है। डेफिनेटली यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे इन्होंने प्लांट प्लांट बोला है, प्लांट टेट्राप्लॉइड है, तो गेमीट इसका क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली 2n आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया n। अगर मान लो जिम्नोस्पर्म के केस में जो पेरेंट बॉडी थी वो 2n थी, इसने अल्टीमेटली मियोसिस करके n बना दिया, और n ही आपके पास क्या प्लॉइडी होगी, एंडोस्पर्म की। किस में? जिम्नोस्पर्म के केस में, याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे भी किसकी प्लॉइडी आपके पास, फीमेल की प्लॉइडी जो है वो 2n आ जाएगी जिम्नोस्पर्म के केस में, ठीक है? अदरवाइज अगर एंजियोस्पर्म होता तो इसका आंसर तुम खुद बताओ। अगर मान लो यहाँ पे साइकस ना लिखा होता, डायरेक्टली तुम आंसर निकाल सकते हो एंडोस्पर्म की, जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया है उससे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी फंक्शनल माइक्रोस्पोर, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर इस टर्म को याद कर देख लिया करो ध्यान से। माइक्रोस्पोर पूछा है, मेगास्पोर पूछा है। विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मेयोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो यहाँ पूछा है कितने मेरे पास फंक्शनल, यहाँ पे फंक्शनल वर्ड लिख दिया। एक बार क्वेश्चन को चेंज कर लो, यहाँ पे मेगास्पोर कर लो। यस, यहाँ पे मेगास्पोर कर लेते हैं, ठीक है? मेगास्पोर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल वर्ड लिख दिया ना, फंक्शन होता तो हम इसको एक बार इसको माइक्रोस्पोर के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फंक्शनल मेगास्पोर कितने तुम्हारे पास बनेंगे, अगर मान लो मेरे पास 10 मेगास्पोर मदर सेल है, 10 मेरे पास 10 मेगास्पोर मदर सेल है। देखो हमें पता है जब एक मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, जब हमारे पास मियोसिस 1 मियोसिस 2 करता है, तो मेरे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, है ना? हमें पता है। लेकिन इन 4 मेगास्पोर में से जो एक होता है वही मेरे पास रहता है, और जो 3 होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। ये सबको बात पता है ना, जो 3 होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, कल वाले लेक्चर में अच्छे से बताया है, ठीक है? 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट करके। अब यहाँ पूछा है कि मेरे पास 10 मेगास्पोर मदर सेल हैं, तो कितने फंक्शनल मेगास्पोर रहेंगे? फंक्शनल देखो, एक से एक फंक्शन रह रहे हैं, तो 10 से कितने फंक्शनल रहेंगे? 10 ही तो रहेंगे ना। समझ में आ गया? एक से अगर एक फंक्शन है तो 10 से कितने रहेंगे? 10 से 10 फंक्शन रहेंगे, ठीक है?
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 30 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस? एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या थी? 3n थी और न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या बताई थी आपको मैंने ऊपर? 2n। क्या लिखा हुआ है? इन एंजियोस्पर्म इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 30 दैट मीन्स 3n आपको दे रखा है कितना? 30। n कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे? 10। आपसे पूछा क्या है? 2n का, तो 2 into 10 कर दो, डायरेक्टली 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए हमारे पास। कितना सिंपल क्वेश्चन है बोला, है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hmm. If the integument cell of an angiosperm contain 24 chromosomes, the number of chromosome present in antipodal cells, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट हमेशा याद रखना डिप्लॉयड होती है। हमेशा याद रखना जो मेरी इंटेग्यूमेंट होती है वो मेरी कैसी होती है, मेरे पास हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो और एंटीपोडल कैसा था? हैप्लॉयड था। इसका हैप्लॉयड निकाल लो, कितने बोले? 24। तो एंटीपोडल में कितने होंगे? 12। एंडोस्पर्म 3n, इसका 3n कर लो। देखो अगर 2n मेरे पास 24 है, n मेरे पास कितने हो गए? 12। 12 थ्रीजा कर लो एंडोस्पर्म के लिए, कितने हो गए? 36 क्रोमोसोम। और एम्ब्रियो क्या होता है? हमेशा डिप्लॉयड, तो इसका डबल कर लो, कितने हो जाएंगे? 24। तो इनकी प्लॉइडी हमने सारे एंडोस्पर्म को बता दिए। इंटेग्यूमेंट्स अगर 2n है, 2n इज 24 पुट करो, n निकालो, इनके रिस्पेक्ट में तुम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 एंड 250 सीड्स। देखो 200 का मैं बता देती हूँ, 400 चीज का तुम खुद करके आओगे। 400 चीज का जो है तुम यहाँ पे होमवर्क करके आओगे। ठीक है, 200 का मैं बता देती हूँ। कल भी अगला क्वेश्चन चल रहा था। समझ में आ रहे हैं सबको न्यूमेरिकल्स? अच्छे लग रहे हैं? ये बताओ पहले, अच्छे लग रहे हैं? ओके, चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पूछा है नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन कितनी लगेगी। देखो इसको सबसे पहले मैं ब्रीफ में बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगी, यूं निकाल लोगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखो, यहाँ पूछा है नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 सीड्स। अच्छा, ये भी बात याद रखना, यहाँ पे बोला है मेरे पास सीड्स बोला है। ठीक है, कभी तुम्हारे पे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा पोलन ग्रेन्स या मेगास्पोर, तो वहां तुम यूज अपना यूज करोगे जैसे हम पहले ऊपर क्वेश्चन करते आ रहे हैं, एक चार प्रोड्यूस करता है ऐसे। सीड्स बोला है यहाँ पे। सीड्स का मतलब पता है क्या होता है? सीड्स का हमारे पास डायरेक्टली मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास मेल को भी इंक्लूड करा गया है और मेरे पास यहाँ पे फीमेल को भी इंक्लूड करा गया है, तभी तो सीड बनती है ना। हमने पढ़ा था एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सीड या फिर फ्रूट। ठीक है, अब क्या है? सीड्स मैंने बोला मेल और फीमेल दोनों चीजों से बनती है। अब क्या है? हमें यहाँ बनानी है 200 सीड। देखो हमें पता है जब हमारे पास एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, मेरे पास जब मेरे पास एक मेल गैमीट और जब मेरे पास एक फीमेल गैमीट आता है, तब मेरे पास जाके क्या बनता है? मेरे पास एक जाइगोट बनता है। एक मेल आया, एक फीमेल आया, अल्टीमेटली मेरे पास एक जाइगोट बना। सिमिलरली प्लांट्स के केस में ऐसा होता है। मुझे यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 200 सीड्स प्रोड्यूस करानी है, तो डेफिनेट सी बात है ना, मुझे यहाँ पे कितने, मुझे यहाँ पे जो गेमीट है वो भी कितने चाहिए होंगे? डेफिनेटली अगर मुझे यहाँ पे 200 सीड्स बनानी है तो मुझे 200 ही मेल गेमीट चाहिए होंगे, है ना? और 200 ही मुझे फीमेल गेमीट चाहिए होंगे। 200 मेल चाहिए होंगे, 200 ही फीमेल चाहिए होंगे। क्या आपको पता है रीजन, है ना? अब क्या है? 200 मेल गैमीट बनाने के लिए अब हम पूरा प्रोसीजर दोबारा से देखते हैं। जिसको नहीं समझ आता एक बार दोबारा से समझ लो। देखो, एक एमएमसी जो होता है मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल, 4 मुझे माइक्रोस्पोर को अराइज देता है, 4 को, है ना? 4 को देता है और 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं मेरे पास क्या बनाते हैं? 4 पोलन ग्रेन्स बनाएंगे और 4 पोलन ग्रेन्स मेरे पास 8 मेल गैमीट बनाते हैं। ये बात तुमको पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, एक पोलन ग्रेन हमेशा 2 गैमीट बनाती है। अभी मैंने तुमको ऊपर भी समझाया है ना, वेजिटेटिव जनरेटिव पढ़ा है ना, 2 चीजें। तो क्या होता है, एक पोलन ग्रेन हमेशा 2 गैमीट बनाती है, तो 4 कितनी बनाएगी? 8 मेल गैमीट बनाएगी। अब क्या है, लेकिन ये जो 8 के 8 है, ये नहीं कि 8 के 8 मेरे पास सारे जो है वो कर जाएंगे, 8 के 8 मेरे पास फ्यूजन कर जाएंगे उसके साथ, नहीं, ऐसा नहीं होता। इन 8 में से क्या होता है मेरे पास, अभी आपको बताया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, 8 में से क्या होता है, अगर मान लो मैंने बोला एक से मेरे पास कितने बने? 2 गैमीट बने, और 2 गैमीट में से जो एक था वो फ्यूजन कर रहा था एक्सेल के साथ और जो दूसरा था वो फ्यूजन कर रहा था पोलर न्यूक्लियर के साथ। सिमिलरली 8 में से 4 मेरे पास फ्यूज करेंगे किसके साथ? एक्सेल के साथ, और 4 मेरे पास फ्यूज करेंगे पोलर न्यूक्लियर के साथ। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? सिंपल सीड्स पूछा, एंडोस्पर्म का कुछ भी यहाँ पे बात नहीं की, तो हम बकवास नहीं करेंगे। पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे डायरेक्टली कट हो जाएगा, सीधा यहाँ पे हम लेके चलेंगे 4। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एमएमसी से यहाँ पे कितने मेरे पास गेमीट बने? कितने मेरे पास गेमीट बने? 4 गेमीट्स बनते हैं, वो भी कब? एक मियोसिस से। तो मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बताऊं, मैं यहाँ पे बोलूं कि एक एमएमसी से, जब एक एमएमसी से मेरे पास क्या होता है, एक बार मियोसिस होती है, तो मेरे पास क्या बनते हैं? मेरे पास यहाँ पे 4 मेरे पास पोलन ग्रेन्स, या सिंपल मैं बोलूं मेरे पास 4 जो है मेल गेमीट मेरे पास बनते हैं।
ठीक है? अब यहाँ पे 4 गैमीट बने, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितने चाहिए हमको 200 चाहिए ना, तो 200 मेल गैमीट बनाने के लिए मुझे कितनी मेयोसिस करनी पड़ेगी? देखो, 1 मेयोसिस करनी पड़ी मुझे यहाँ पे, 1 मेयोसिस जब मैंने करी तो मेरे पास कितने पोलन ग्रेन्स बने? 4 बने। तो लेकिन मुझे प्रोड्यूस कितने कराने हैं? 200, तो कितने मेयोसिस लगेगी? यूनिटरी मेथड लगाओ, सिंपल सा आंसर 50, है ना? यार यूनिटरी मेथड तुम सबको पता है ना, एक अगर हम एक बार मेयोसिस करें तो 4 बनी, ठीक है? और अगर हम हमें कितनी 200 बनाने तो कितनी करनी पड़ेगी हमारे पास क्या कहते हैं 50 करनी पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब अगर हम मेल का केस देखें तो हमें यहाँ पे कितनी मेयोसिस करनी पड़ी? 50 मेयोसिस करनी पड़ी। कितनी बनाने के लिए? 200 सीड बनाने के लिए। अब बात करते हैं हम फीमेल की। फीमेल में हम सबको पता है हमारे पास जो एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, वो मेरे पास क्या करता है? मेरे पास 4 बनाता है, लेकिन एक ही जो है फंक्शन रहता है, तो हम डायरेक्टली बताएं, और जो एक फंक्शन रहता है वही तो मेरे पास आगे जाके फीमेल गैमीट बनाता है ना। फीमेल गैमीट तो एक ही बनाता है, तो सिंपल मैं यहाँ से कह सकती हूँ मेरे पास जब एक मेयोसिस होती है तो मेरे पास कितने गैमीट बनता है? एक गैमीट बनता है। तो इसका मतलब मुझे बनाने कितने हैं? 200 बनाना है, तो मुझे फीमेल के केस में कितने मेयोसिस की जरूरत होगी? मुझे यहाँ पे जरूरत होगी 200 मेयोसिस की। समझ में आ रहा है ना? देखो वहां पे क्या था? 4 बन रहे हैं, है ना? लेकिन मुझे एक मेयोसिस से वहां पे 4 बन रहे हैं, तो 200 बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? डेफिनेटली 50 मेयोसिस मुझे मेल के केस में करनी पड़ेगी। और फीमेल के केस में क्या है? एक मेयोसिस से एक ही फंक्शन बन रहा है, तो मुझे 200 बनाने, तो 200 ही तो मेयोसिस की जरूरत पड़ी ना मुझे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो गया? 200 प्लस 50 कितना हो गया? 250। तो इसका आंसर मेरे पास हो गया 250 मेयोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 सीड्स। समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क है तुम 400 सीड्स के लिए निकाल के आओगे। सेम प्रोसीजर करना है, 200 के लिए मैं बता दिया, 400 के लिए तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 100 ग्रेन्स। अब देखो 100 ग्रेन्स के लिए पूछा है, ग्रेन्स की सिंपल है, अगर यहाँ पे पूछा होता ना पोलन ग्रेन, तो यहाँ पे तुम वही वाला प्रोसीजर लगाते, 1 से 4 बनते हैं वगैरह वगैरह तुम कर देते। यहाँ पूछा है ग्रेन, याद ध्यान से पढ़ा करो, पहली बात तो ये पढ़ा करो पेरेंट दिया गया है कि क्या दिया गया है, फिर पढ़ा करो पोलन ग्रेन पूछा है, मेगास्पोर पूछा है, सीड्स पूछा है, जाइगोट पूछा है या ग्रेन पूछा है। अब ग्रेन के लिए तुम वही सेम प्रोसीजर ऊपर वाला लगाओगे जो मैंने तुम्हें बताया है, वही सेम प्रोसीजर आपका जो है वो चलने वाला है, ठीक है? जैसे ऊपर बताया ना आपको, एक लाइन बनाओ, फीमेल के लिए करो, मेल के लिए करो, सिंपल सा आपके पास सेम प्रोसीजर से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स हमारे सारे जो है खत्म हो चुके हैं, आप सबको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए। अब हम शुरू करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन शुरू करेंगे, सबसे बताओ न्यूमेरिकल शुरू हो गए? सॉरी, समझ आ गए? अब तो बायो में फोड़ के आएंगे नीट में, हाँ बिल्कुल 360 और 360 जरूर स्कोर कर लोगे। सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी जितने भी 12th में आते हैं ना, जेनेटिक्स के तो बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स की मेरे पास ट्रिक है, सारे आपको अच्छे से कराऊंगी, ठीक है? आंसर ही बता रहे हैं। ओके, पॉलिनेशन शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बता दो, डाउट है तो कोई? यस मैम, ऐसे न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम ट्राई किए। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो वीडियो, जिनको जो कल की वीडियो देख के या परसों की वीडियो देख के भाग गए थे। ओके, पॉलिनेशन शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे डन हो गए हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बीच में बता देना, ठीक है? तो यस, पॉलिनेशन शुरू करते हैं। पॉलिनेशन कल बताया था मैंने आपको, पॉलिनेशन का सॉरी आज हम देख रहे हैं पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफर होता है, हमारा क्या होता है पोलन ग्रेन से एंथर की। देखो मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारे पास, सिग्मा यहाँ पे मान लो ऐसे बैठा हुआ है, ये मान लो मेरे पास जो सिग्मा है वो इस तरह से बैठा हुआ है, पोलन ग्रेन्स भाग भाग के आई, पोलन ग्रेन्स मेरे पास इस तरह से भाग भाग के आई, अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पे मेरे पास सिग्मा के ऊपर 3 पार्ट्स बताए थे ना, सिग्मा स्टाइल ओवरी, सिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके बैठे, अल्टीमेटली पोलन ट्यूब ग्रोथ हुई और फिर हमारे पास एंडोस्पर्म वगैरह बनता है, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो पॉलिनेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हमारी ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स एंथर से सिग्मा तक, ठीक है? अब क्या है, 3 तरह की हम जो है पॉलिनेशन स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। यहाँ पे मार्क कर लो, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। सोर्स ऑफ पोलन का मतलब कि आपकी जो पोलन ग्रेन्स है वो आ कहाँ से रही है, सेम पेरेंट से आ रही है, दूसरे पेरेंट से आ रही है, या फिर सेम पेरेंट के 2 अलग अलग फ्लावर से आ रही है। इस बेसिस पे हम पॉलिनेशन को 2 पार्ट्स में जो है हम डिवाइड करते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है? अब देखो पहली टाइप की पॉलिनेशन हम पढ़ते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, जैसे कि मान लो, हम डायग्राम समझेंगे अच्छे से समझेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास क्या था, ये आपके पास एक प्लांट था, ये आपके पास एक प्लांट था, इस प्लांट के पास ये आपके पास कौन सा है, मेल वाला जो गैमीट, ये एंथर का स्ट्रक्चर है ना, सबको दिख रहा है ना, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, नहीं देखा तो जरूर जाके देखना, ठीक है? ये आपके पास कौन सा है, फीमेल वाला है ना? पहला हम केस लेके चलते हैं कि हमारे पास एक पूरा प्लांट है, उस प्लांट के पास क्या है, मेल वाला पार्ट भी है और मेरे पास फीमेल वाला पार्ट भी है, ठीक है? अब इस पार्ट में तुम खुद बताओ, ऑटोगेमी में पता क्या होता है, ऑटोगेमी में क्या होता है कि हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट के पास मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी है, और अल्टीमेटली मेल वाले से पोलर ग्रेन्स भाग भाग के आई और फीमेल वाले के साथ जो है उसने जो है मींस डस्टिंग कर दी अपनी सिग्मा के ऊपर, ये होती है ऑटोगेमी, ठीक है? अब जिटोनोगेमी क्या होती है, मेरे पास
प्लांट तो एक ही होगा, जैसे ये देखो प्लांट तो मेरे पास जो है वो एक ही है, लेकिन फ्लावर अलग-अलग है। देखो प्लांट मेरे पास देखो एक ही है, लेकिन देखो इस वाले फ्लावर के पास मेरे पास क्या है, मेल वाला है, और इस वाले फ्लावर के पास मेरे पास क्या है, सिर्फ फीमेल वाला है। तो इस केस में क्या होता है, प्लांट एक ही है, देखो ध्यान से सुनो, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग-अलग है। एक फ्लावर के पास मेल वाला है, दूसरे फ्लावर के पास फीमेल वाला है। लेकिन ऑटोगेमी में क्या था, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटोगेमी में हमने क्या देखा, सेम प्लांट के ऊपर सेम प्लांट के ऊपर सेम फ्लावर के ऊपर दोनों बैठे हैं, मेल भी फीमेल भी, आसानी से डस्टिंग हो जाएगी, पोलन ग्रेन की पॉलिनेशन हो जाएगी। लेकिन जिटोनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट है, दो अलग-अलग फ्लावर्स हैं, क्या होगा अल्टीमेटली एक फ्लावर, जो एक फ्लावर से जो है मेल वाले पार्ट से पोलन ग्रेन्स आएगी, फीमेल वाले पे डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जीनोगेमी में क्या होगा, जीनोगेमी में प्लांट ही बदल जाएंगे, जीनोगेमी में प्लांट ही बदल जाएंगे। जैसे कि मान लो इस वाले प्लांट के पास क्या है, मेल वाला पार्ट है, इस वाले प्लांट के पास फीमेल वाला प्लांट है, मेल से फीमेल पे गई, पॉलिनेशन हो गई। तो तीनों को अच्छे से डिफरेंस याद करो, ऑटोगेमी में सेल्फ वाला काम है, एक ही फ्लावर के पास दोनों चीजें हैं। टिटोनोगेमी में प्लांट एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, जीनोगेमी में प्लांट ही अलग हो गए, ठीक है। अब तुम इसका आंसर खुद कर सकते हो, देखो ऑटोगमी में क्या बताया आपको, सेम प्लांट होंगे, सेम फ्लावर होगा। अब तुम खुद बताओ पॉलिनेटिंग एजेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। पॉलिनेटिंग एजेंट वो होता है जो कि मेरे पास पॉलिनेशन एट द एंड कराता है। जैसे कि मान लो कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने क्या किया, मेल वाले से पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा करा और फीमेल वाले के ऊपर लाके फेंक दिया, तो इसको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक बायोटिक दोनों तरह के होते हैं। फिलहाल समझो यहाँ पे एक तुम इंसेक्ट मान के चल लो। अब तुम खुद बताओ इस वाले ऑटोगमी में तुम्हें इंसेक्ट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो साथ-साथ में एक ही फ्लावर के ऊपर मेल वाला भी है, फीमेल वाला भी है। अपने आप पॉलिनेज आएगी और अल्टीमेटली खुद भी फ्यूजन कर जाएगी। लेकिन जिटोनोगेमी में क्या है, यहाँ तुम्हें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि देखो यहाँ पे तो इंसेक्ट, मान लो इंसेक्ट ले लो अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल, इंसेक्ट ही तो है जो पोलन ग्रेन्स को एक वाले फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास लाएगा, उड़-उड़ के पोलन ग्रेन्स लेगा, नेक्टर अभी हम पढ़ेंगे आगे, लाएगा उड़-उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन को डिपॉजिट कर देगा। और जीनोकेमी में तुम सबको खुद ही समझ में आ गया कि जीनोकेमी में तो हमें ज़रूर जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक प्लांट है, दूसरे प्लांट के ऊपर ये थोड़ा ना कि जादू मंत्र जादू हो रहा है कि उड़ के चली जाएँगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंसेक्ट आएगा, लेके जाएगा पोलन, दूसरे पे डिपॉज़िट कर देगा। ठीक है? तो इतना समझ में आ गया ना पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कहाँ नहीं पड़ेगी। तीनों के नाम ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड योर ज़ीनोगेमी। अच्छा, अब हम देखते हैं एक टेबल की फॉर्मेट में। देखो क्या है, ऑटोगेमी की अगर मैं बात करूँ, ऑटोगेमी अगर हम सबसे पहले देखेंगे जेनेटिकली, फिर देखेंगे इकोलॉजिकली, ठीक है? इकोलॉजिकली में तुम याद करना एक तरह से हमारे ये स्ट्रक्चर फंक्शनली हम सिंपल कह सकते हैं। पहले देखते हैं जेनेटिकली। देखो ऑटोगेमी में क्या होता है हमारे पास, ऑटोगेमी में एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी में फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे तो जेनेटिकली तो कोई चीजें आई नहीं, तो मीन्स जेनेटिकली तो ये मेरे पास सेल्फ पॉलिनेशन होगी ना। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे की, मीन्स अपने ही अंदर, अपने ही प्लांट के अंदर ही पॉलिनेशन कर रही है। तो यहाँ तो मैं क्रॉस पॉलिनेशन का केस कह ही नहीं सकती। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, दूसरा पेरेंट, बेसिकली मैं बोलूँ तो दूसरा प्लांट इन्वॉल्व हो जाना, है ना। जेनेटिकली अगर मैं बोलूँ ऑटोगेमी के केस में, तो ये ऑटोगेमी के केस में मेरे पास ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। उसके बाद जिटोनोगेमी में अगर मैं आपको देखूं, जिटोनोगेमी में हम देखें जेनेटिकली, जिटोनोगेमी में क्या था मेरे पास, यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्लांट तो एक ही था ना, फ्लावर बेशक अलग अलग थे, प्लांट तो एक ही था ना, तो रही तो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, हो तो एक ही प्लांट के अंदर ही है ना। इसको तुम देखो प्लांट के रिस्पेक्ट में, और इसको हम देखेंगे आगे, हम स्टडी करते हैं, इसको तुम देखो एक प्लांट के रिस्पेक्ट में। तो ये भी मेरे पास कैसी पॉलिनेशन होगी, मेरे पास सेल्फ पॉलिनेशन होगी। लेकिन जीनोगेमी में क्या होगा, जीनोगेमी में तो पेरेंट ही बदल गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया? सेल्फ पॉलिनेशन था ऑटोगेमी में, जीटोनोगेमी में भी, और जीनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन, क्यों यहाँ पे प्लांट ही बदल जाता है, तो डेफिनेटली एक से दूसरे प्लांट के बीच में होगा, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। फिर देखते हैं इकोलॉजिकली बेसिस पे। इकोलॉजिकली बेसिस पे कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, सी ऑटोगेमी में देखें, ऑटोगेमी में इकोलॉजिकली भी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन ही रहती है। किस तरह से, ये देखो ऑटोगेमी में क्या होता है हमारे पास, तो तो बेसिकली पेरेंट तो देखो एक ही इन्वॉल्व है। अगर हम पहले बात तो देखो जेनेटिकली देखें, जेनेटिकली मैंने आपको कैसे बताया कि तीनों केमी में क्या है, आपके पास पेरेंट अलग अलग होंगे, हर एक प्लांट के पास अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, हर एक प्लांट के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मान लो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर आ रहा है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल भी तो चेंज हो गया ना। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक मटेरियल जो होता है उससे वेरिएशंस आती है, अल्टीमेटली सर्वाइवेबिलिटी बढ़ती है, वगैरह वगैरह, है ना, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है जेनेटिकली यहाँ पे हमारे पास जीनोकेमी जो है वो क्रॉस पोलिनेशन लीड करती है। कैसे, मैंने आपको समझा दी, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स ही अलग अलग हो गए, जेनेटिक मटेरियल ही टोटली एट दी एंड में बोलूँ तो बदल चुके हैं, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉस पोलिनेशन लिखा है। लेकिन इकोलॉजिकली में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये भी क्रॉस पोलिनेशन, और ये भी मेरे पास क्या रह जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन रह जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास प्लांट एक ही है जेनेटिकली। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखा दूं पहले, सी, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ बताया ना आपको,
यहाँ पे देखो, ऑल्दो जिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। जेनेटिकली जिटोनोगेमी जो होती है वो सिमिलर क्यों होती है हमारी ऑटोगेमी से, क्योंकि पेरेंट तो एक ही है ना। जेनेटिकली डिफरेंट चीजें तभी आएंगी जब हमारे पास एट द एंड पेरेंट ही बदल जाएगा। याद रखना, जेनेटिकली चीजें तभी क्रॉस में आएंगी जब हमारे पास एट द एंड क्या होगा, हमारे पास प्लांट ही बदल जाएगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है दूसरे प्लांट का, है ना। अनटिल एंड अनलेस हमारे पास क्या रहेगी, वो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन ही रहेगी, जब तक हमारे पास जो पेरेंट है वो हमारे पास चेंज नहीं हो जाता। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से तो ना बहुत बार क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू भी इस लाइन से आया हुआ है। ठीक है, लास्ट में हम ना बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो जाना मत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यवली टेबल। सी देखो, मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। ये कैसे होते हैं, मेरे बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। मोनो बाई ऑपोजिट कर दो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे मोनोशियस है तो आपके पास यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मोनोशियस को हम बाइसेक्सुअल टोटली इसका ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं मोनोशियस प्लांट, या फिर सिंपली बोलो जो मेरे पास बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, उनके अंदर मेरे पास दो केसेस आ सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो प्लांट अलग है, तुम कहोगे देखो प्लांट तुम्हारा डाइशियस प्लांट है, लेकिन फ्लावर उसमें दो केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर का, दूसरा केस मेरे पास बनेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। ठीक है, प्लांट तो मैंने बोला मेरे पास मोनोशियस, सिंपल मैं बोलूं प्लांट मेरे पास बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो उनकी टाइप्स होंगे, फर्दर टाइप्स वो होंगे दो, बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा मेरे पास हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब तुम एक एक करके खुद देखोगे। देखो ऑटोगेमी, मैंने तुमको बोला था ऑटोगेमी, ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हो पाएगी, अभी मैंने बताया था बाइसेक्सुअल है तो यूं हो जाएगी, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मींस कैसे, आपके पास यहाँ पे आपके पास एक ही प्लांट एक ही है, लेकिन इसके पास मेल वाला पार्ट भी है और मेरे पास यहाँ पे कौन सा फीमेल वाला पार्ट भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाइसेक्सुअल बोला। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर की। जिटोनोगेमी होगी, डेफिनेटली जिटोनोगेमी यहाँ पे हो सकती है, फ्लावर मेरे पास क्या है, बाइसेक्सुअल है, मींस मेरे पास यहाँ पे फ्लावर जो है, देखो ये बताया इसका, ये मेरे पास केस आ गया इसका, एक तरह से ये मान लो मेरे पास मेल वाला पार्ट है, ये मेरे पास मान लो मेरे पास यहाँ पे ये मेल वाला पार्ट है, ये मेरे पास फीमेल वाला पार्ट है। प्लांट एक ही है, जिटोनोगेमी इस केस में पॉसिबल हो जाएगी ना, क्योंकि देखो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मींस दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होना, यहाँ मेरे पास फीमेल वाला प्रेजेंट हो गया, यहाँ मेरे पास मेल वाला प्रेजेंट हो गया, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, बाइसेक्सुअल चीजें जो यहाँ पे जिटोनोगेमी है वो शो हो जाएगी। जीनोगेमी शो हो जाएगी, डेफिनेटली शो हो सकती है। यहाँ पे तो हमने केस लिया ना, मान लो एक दूसरा पेरेंट था, इस पेरेंट से इस केस में ऐसा हो सकता है ना, दूसरे पेरेंट से इसी वाले प्लांट के ऊपर मान लो इसके साथ फ्यूजन शो नहीं करी, इसके पास मान लो मेल था, मेल ने इसके पास फीमेल पे आके जो कि फ्यूजन शो करते, तो जीनोगेमी भी हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब हमारे पास ये वाला केस हो गया कि हमारे पास मान लो हमारे पास ये प्लांट है, ये देखो मान लो ये मेरे पास एक जो है मेरे पास फ्लावर है, इसके पास मेरे पास मान लो या तो मेल है और इस वाले के पास मेरे पास या तो मान लो मेरे पास फीमेल है, मींस मैं यूनिसेक्सुअल की बात कर रही हूँ, मेरे पास या तो मेल है या तो मेरे पास फीमेल है। क्या ऑटोगेमी हो पाएगी? ऑटोगेमी इस केस में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। कैसे हो जाए, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए सबसे पहली बात तो फ्लावर हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए, है ना। फ्लावर एक ही चाहिए तो उसमें मेल फीमेल दोनों दोनों होने चाहिए, लेकिन इस केस में तो बोल दिया यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल है या तो फीमेल है, तो ऑटोगेमी तो यहाँ पे हो नहीं पाएगी। जिटोनोगेमी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जीनोगेमी हो जाएगी, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे जो जीनोगेमी है वो भी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। समझ में आ गया, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। यूनिसेक्सुअल वाले केस में ऑटोगेमी बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए हमें मेल वाला भी चाहिए फीमेल वाला भी चाहिए, वो भी विद इन योर सेम फ्लावर। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब ना इसके एग्जांपल्स देख लो, एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। सी बाइसेक्सुअल फ्लावर और मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल तुम याद कर सकते हो पीसीएम से। पीसीएम जो मेडिसिन है सब खाते हैं, पीसीएम से याद रख सकते हो, दैट मींस पीसीएम का मतलब हो गया यहाँ पे पटाटो, चाइना रोज, पटाटो, चाइना रोज और मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड। मस्टर्ड, ये जो तीन यहाँ से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इनके केस में आप क्या बोलोगे। पहली बात तो कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आप एग्जांपल दोगे कास्टर, कोकोनट और आपका मेज भी हो सकता है। दूसरा आप कह सकते हो आपका क्यूकुरबिट्स, क्या कह सकते हो, क्यूकुरबिट्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखना यूनिसेक्सुअल फ्लावर का और आपके पास मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल है कास्टर, कोकोनट, मेज और आपके पास क्यूकुरबिट आपका एग्जांपल है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इनका एग्जांपल देंगे नीट में और पूछेंगे क्या इनमें ऑटोगेमी होती है, तुम यहाँ पे क्रॉस करके आ जाना। ठीक है, तो ये बात अपनी हमेशा याद रखना कि एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं डाइशियस प्लांट पे। डाइशियस प्लांट्स कौन से होते हैं मेरे पास, यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास पेरेंट बॉडी है, इसके पास मान लो मेल है, ये एक पेरेंट बॉडी है, इसके पास मान लो फीमेल वाली है। क्या इस केस में मेरे पास ऑटोगेमी पॉसिबल हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, अभी आपको बताया ऑटोगेमी नहीं होगी। क्या इसमें जिटोनोगेमी पॉसिबल हो पाएगी? जिटोनोगेमी भी नहीं हो पाएगी। कैसे हो जाएगी, पेरेंट तो देखो अलग अलग हो गए ना, और जब पेरेंट अलग होते हैं तो सिर्फ जीनोगेमी होती है, तो जीनोगेमी तो हो जाएगी, लेकिन ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी मेरे पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब डाइशियस का एग्जाम्पल लिख लो, पपाया, इसका एग्जाम्पल होता है मेरे पास पपाया, डेट पाम,
तो ही याद करो, एनसीईआरटी में 2 ही गिवन है, ठीक है? डाइशियस प्लांट का एग्जांपल क्या है आपके पास? पपाया और डेट पाम। अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है पपाया डेट पाम का क्वेश्चन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में एनसीईआरटी में लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि पपाया और डेट पाम में क्या होता है मेरे पास? जीनोगेमी पॉसिबल होती है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंट करते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ, वेट मैं आपको दिखाती हूँ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। ये देखो ये आपके पास ये रहा क्वेश्चन। एंथर और स्टिग्मा में वेट कोई नहीं, इसकी लाइन अभी है नहीं। चलो आपको बता दी ना मैंने आपको लाइन। तो क्या होता है हमारे पास, सिंपल उनको बता दिया। डाइशियस प्लांट में क्या होता है, जीनोगेमी कभी भी पॉसिबल, जीनोगेमी हमेशा हो जाती है, लेकिन जो ऑटोगेमी हमारे पास जिटोनोगेमी में पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको इतना? हाँ, सिंक्रोनाइज़ेशन अभी हम देखेंगे, अभी बताऊँगी उसकी कंडीशंस अभी हम देखेंगे पॉलिनेशन की, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नॉर्मल देखो, अब क्या हमने ये तो अपने एक नॉर्मल फ्लावर्स की देखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम एक नॉर्मल फ्लावर्स की बात करें, वो जो होते हैं, जो नॉर्मल फ्लावर्स अगर हम अपने डेली यूज़ में भी देखें, तो वो क्या होते हैं हमारे पास हमेशा ओपन रहते हैं और एक्सपोज़्ड रहते हैं, जिसमें मैं कह सकती हूँ मेरे पास कंप्लीटली ऑटोगेमी रेयर है। यहाँ पे ऐसी लाइन क्यों लिखी हुई है कि कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर क्यों होती है इस केस में? क्योंकि देखो, ऑटोगेमी के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहली बात तो हमें दोनों जो चीज़ें हैं, वो हमें क्या होनी चाहिए, दोनों मेल और फीमेल हमें एक जगह पे हमें लोकेटेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ लिखी हुई है कि जब मान लो हमारे पास जो प्लांट है वो कंप्लीटली ओपन है, बिल्कुल खुला हुआ है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो पोलन ग्रेन्स जब उसमें निकली है ना, वो दूसरे प्लांट के ऊपर फटाफट से जा सकती है। मान लो कोई इंसेक्ट आया, फटाफट पोलन ग्रेन्स निकली और लेके भाग गया, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे इससे लिखा हुआ है कि कंप्लीट ऑटोगेमी ना रेयर होती है, बहुत कम होती है, जो फ्लावर्स मेरे पास हमेशा ओपन रहते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स मेरे पास हमेशा क्लोज रहते हैं, उनमें तो अश्योर्ड होगी ना, उनमें तो अश्योर पॉलिनेशन होगी ना, कौन सी वाली? ऑटोगेमी, क्योंकि वो तो हमेशा बंद है। उनमें तो एक ही बीच में होना है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्लाइस्टोगेमस कास्मोगेमस का। तो यहाँ पे है सिंक्रोनिन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। वही बात लिखी हुई है कि सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। मान लो आपके पास ये प्लांट था, इस प्लांट के अंदर यहाँ मेल वाला भी था, यहाँ पे फीमेल वाला भी था। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास पोलन ग्रेन एक्सचेंज हो रही है, तो सबसे पहली बात एक सिंक्रोनी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पोलन ग्रेन थी वो जल्दी मैच्योर हो गई और फीमेल वाला लेट आ रहा है, या फीमेल जल्दी मैच्योर होगी, मेल वाला लेट आ रहा है। तो क्या होगा, अगर मान लो कोई एक बंदा भी लेट हो गया, तो अल्टीमेटली पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मीन्स एक बैलेंस होना चाहिए किनके बीच में, आपके मेल और फीमेल के बीच में, ताकि अश्योर पॉलिनेशन आपके पास ऑटोगेमी वाली हो पाए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एंथर एंड सिग्मा आल्सो शुड बी क्लोज। डेफिनेटली सी बात है, अगर मान लो एक एंथर यहाँ नॉर्थ में बैठा है, दूसरा साउथ में बैठा है, क्या पॉलिनेशन हो जाएगी? नहीं होगी। पॉलिनेशन कराने के लिए पास पास की चीजें जो है वो हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारे पास वियोला, जिसका दूसरा नाम है कॉमन पेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वियोला का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? कॉमन पेंसी और ऑक्सिलिस। ये जो दोनों फ्लावर्स होते हैं ना, इनके अंदर मुझे दो तरह के फ्लावर्स दिखते हैं। इनके अंदर, किनके अंदर? याद रखना, वियोला और मेरे पास ऑक्सिलिस के अंदर मुझे दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। कौन से? पहला मिलता है कास्मोगेमस फ्लावर, दूसरा मिलता है क्लाइस्टोगेमस फ्लावर। दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, कास्मोगेमस और क्लाइस्टोगेमस। कास्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनका मेरे पास ओपन को या मेरे पास एक्सपोज बोलो, जिनमें मेरे पास जो एंथर और सिग्मा है वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। लेकिन क्लाइस्टोगेमस वो कौन से होते हैं जो मेरे पास नहीं खुलते? क्लाइस्टो क्लोज, ऐसे सीएल और सीएल ऐसे याद रखो। ठीक है, क्लाइस्टोगेमस वाले कौन से होंगे? जो मेरे पास हमेशा क्लोज रहते हैं। सिंपल में बोलो, जो मेरे पास क्या करते हैं, जो मेरे पास ओपन नहीं करते, है ना? तो तुम खुद बताओ, जो मेरे पास प्लांट्स कभी भी ओपन नहीं करते, उनमें तो मेरे पास ऑटोगेमी जरूर हो जाएगी ना। कैसे? क्योंकि वो तो कभी खुल नहीं रहे, ऐसा कोई चांस ही नहीं कि दूसरा आया लेके चला गया, ऐसा तो कोई केस ही नहीं है ना उनके केस में। तो हम सिंपल कहेंगे क्लाइस्टोगेमस में तो हमारे पास अश्योर पॉलिनेशन होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नो क्रॉस पोलिनेशन। अभी आपको बताया क्लाइस्टोगेमस हमेशा बंद है। अगर वो कोई फ्लावर अगर ऐसे बंद होके बैठा है, वो अपने आप उसको परमिशन नहीं दे रहा कि कोई और प्लांट का मेरे पास, या मेरे पास सेम प्लांट का कोई और फ्लावर से मेरे पास पोलन आए, वो उसको परमिशन ही नहीं दे रहा। तो कैसे इस केस में तुम कह सकते हो कि क्रॉस पोलिनेशन होगा? तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाइस्टोगेमस में कोई मेरे पास क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती है। या फिर सिंपली मैं बोलूँ, ये सिचुएशन मेरे पास कौन सी होती है? इनवेरिएबली ऑटोगेमस ही होगी। मीन सिंपली मैं बोलूँ, इसमें मेरे पास ऑटोगेमी ही पॉसिबल होगी। किस केस में? जब मेरे पास जो प्लांट्स हैं वो क्लोज हैं। एनसीईआरटी में लाइन भी दिखा है, मैं आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन के थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। अभी आपको बताया पॉलिनेशन मैकेनिज्म है, पॉलिनेशन आपके पास मैकेनिज्म है। वेट, यस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अभी आपको बताया क्या कहते हैं, हम उसको पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद ऑटोगेमी बताया। ऑटोगेमी में क्या था, जब आपके पास सेम फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होती है, वो होती है आपके पास ऑटोगेमी, जिसमें आपको सिंक्रोनी चाहिए, आपको बताया बैलेंस चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास क्लोज होने चाहिए। उसके अलावा जीनोगेमी आपको बता दी। जीनोगेमी में क्या होता है,
फिर मैंने आपको यहाँ वियोला कॉमन पेंसी का बताया, वियोला और ऑक्सिलिस और कॉमनलिना, इनमें क्या होता है, 2 तरह के प्लांट्स आते हैं, कास्मोगेमस और दूसरा मेरे पास क्लाइस्टोगेमस, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया क्लाइस्टोगेमस जो होते हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं। कैसे होते हैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, इनका एग्जाम्पल भी देख लो, सॉरी डायग्राम भी देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये देखो, ये आपके पास दिखा रहा है क्लाइस्टोगेमस का, ये आपको दिखा रहा है कास्मोगेमस। कास्मोगेमस कौन से होते हैं मेरे पास, ओपन, और क्लाइस्टोगेमस कौन से होते हैं मेरे पास, क्लोज वाले। इनका डायग्राम है, डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कौन से फ्लावर में क्या दिया गया है, नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो क्या होता है ना, हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको? ओके 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 ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपको बता दिया, आप डीपीपी कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको डेली जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वही उसी के आपको जो क्वेश्चन है आपको ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। हर एक लेक्चर के सॉल्व आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक मेंटोर वहाँ पे सॉल्व जरूर कराता है, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, 499 रुपीज उसका प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मान लो बहुत बार हो ही जा रही है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन, तो इस चीज से क्या होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही प्लांट के अंदर आया जा रहा है और अल्टीमेटली जेनेटिकली दूसरी चीज आ ही नहीं पा रही है। और आपको पता है जब जेनेटिकली दूसरी चीजें आती है तभी हमारे पास जो सर्वाइवेबिलिटी है किसी प्लांट की वो बढ़ती है, अदरवाइज हमारे पास खत्म हो जाती है। हम सबको ये रीजन पता है ना। तो क्या होता है, जब मेरे पास बहुत ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होने लग जाता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग जाते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें नेग्लेक्ट करने के लिए हमें आउट ब्रीडिंग लाना पड़ेगा। इनब्रीडिंग बढ़ा तो हमें लाना क्या पड़ेगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी अगर हम प्लांट्स देखें ना वो हर्माफ्रोडाइट प्रोड्यूस होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कौन से मींस आप सिंपल कह सकते हो, बाइसेक्सुअल। अगर आप नेचर में देखो, हमारे नेचर में जाके, तो आपको मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट्स में सिंपली बोलो बाइसेक्सुअल वाले मिलेंगे, और बाइसेक्सुअल मिलेंगे तो डेफिनेटली ऑटोगेमी प्रमोट ही होती जाएगी। लेकिन हमें इसको डिस्करेज करना है, इसको डिस्करेज करने के लिए हम कौन से डिवाइस लाते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लाते हैं, ठीक है। अब क्या है वही आपको बताया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन लाएंगे, जिसके लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लाएंगे। अब कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखो, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पहला आपके पास आ सकता है कि आप कैसा फ्लावर प्रोड्यूस करा दो, यूनिसेक्सुअल। डेफिनेटली अगर आपको बताया, मैंने ऊपर बताया था ना टेबल में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो कभी भी क्रॉस वो क्या कहते हैं हमारे पास ऑटोगेमी कर ही नहीं सकता ना। तो पहला इस पे रुकावट लगा दो कि ठीक है हम यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस कर देते हैं, बाइसेक्सुअल बना ही नहीं तो अल्टीमेटली ऑटोगेमी हो ही नहीं पाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा ज्यादा, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो पहली कंडीशन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करा दो। दूसरी बात है डीकोगेमी। डीकोगेमी ना हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं गिवन, लेकिन इसको याद रखना। डीकोगेमी का मतलब होता है कि आप टाइम अलग कर दो। दैट मीन्स अगर मान लो एंथर आपका जल्दी मेच्योर हो गया, या स्टिग्मा आपके पास लेट आया, ठीक है, स्टिग्मा लेट मैच्योर हुआ, या फिर स्टिग्मा जल्दी हो गया, पोलन आपके पास लेट से आया, तो मीन्स आप उन दोनों का टाइम ही बदल दो, एक को जल्दी ले आओ दूसरे को लेट कर दो। इस तरह से भी हमारे पास जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो बच जाएगी, या सिंपल में बोलो ऑटोगेमी हमारी उस केस में भी जो है वो बच जाएगी, ठीक है। थर्ड डिवाइस देखो हमारे पास कास्मोगेमस प्लांट्स। कास्मोगेमस प्लांट्स कौन से थे मेरे पास, जो मेरे पास ओपन थे। अभी आपको मैंने बताया जो प्लांट मेरे पास ओपन होंगे उनमें तो अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के, तो मेरे पास सेम फ्लावर के तो रहे नहीं ना, तो वहाँ पे मेरे पास सेल्फ पॉलिनेशन जो है प्रिवेंट हो जाएगी। फोर्थ सिचुएशन आती है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि मान लो मेरे पास कोई पॉलन था, वो किसी स्टिग्मा के ऊपर आया, लेकिन स्टिग्मा बोलती नहीं भाई मैं नहीं लेती तुम्हारा पॉलन, मींस सेल्फ स्टेरिलाइजेशन कर दी, सेल्फ उसने रुकावट कर दी, एक ही प्लांट की रुकावट कर दी कि नहीं मैं नहीं लेती। तो चौथा आउटब्रीडिंग डिवाइस हमारे पास ये है, ये तुम कर दो, ठीक है। पांचवा तुम्हें पता ही है, मैंने तुमको टेबल में दिखाया था कि तुम क्लाइस्टोगेमस प्लांट्स को कर दो, डाइशियस मोनोशियस वाली कंडीशन तुम लगा सकते हो। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है हमारे पास किसके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, जिसमें देखो डिकोकेमी में ना आपको दो चीजें होती है, एक होती है प्रोटैंड्रस, एक होती है प्रोटोजाइनस। प्रोटैंड्रस में क्या होता है आपके पास, मैंने आपको बताया ना टाइम चेंज कर दो। टाइम कैसे, जैसे कि आप मेल को पहले ग्रो करवा दो, और प्रोटोजाइनस में क्या होता है हम सबसे पहले फीमेल को करा देते हैं, मेल को बाद में कराते हैं। और प्रोटेंड्रस में क्या होता है, मेल को पहले करा देते हैं, फीमेल को बाद में कराते हैं, और प्रोटोजाइनस में फीमेल को पहले और मेल को बाद में। इस तरह से तुम टाइम वेरिएशन ला सकते हो जिससे कि तुम्हारी सेल्फ पॉलिनेशन बच जाएगी, ठीक है। वही देखो तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, कंटिन्यू कराओगे एनविन डिप्रेशन हो जाएगा। तुम क्या कर सकते हो, आइदर द पोलन दिन बिफोर, वही आप क्या करो डिकोगेमी कर दो, मींस अपने टाइम को वेरी कर दो, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर आप सेल्फ स्टेरिलिटी वगैरह जो है ला सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तुम क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन लगा सकते हो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब देखो सिंपल सा हो गया कि तुमने यहाँ पे ना, पहली बात तो देखो नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल, तुम यहाँ पे खुद कुछ कर रहे हो, नेचुरल कोई चीज नहीं हो रही, तुम यहाँ पे खुद कर रहे हो। खुद क्या कर रहे हो, मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट है, तुम्हारे पास ये प्लांट है जिसके पास मेल वाला पार्ट भी है, ये तुम्हारे पास मेल वाला पार्ट भी है, और तुम्हारे पास फीमेल वाला पार्ट भी है। लेकिन तुम क्या करो, चोरी से जाओ और मेल वाला पार्ट लेके चले जाओ। तुम क्या करो, जाओ तुम यहाँ पे
यस, तुम यहाँ पे जाओ और मेल वाला प्लांट जो है, तुम मेल वाला जो पार्ट है, एंथर है, उसको तुम ले जाओ। सिंपल सा यहाँ पे बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सिग्मा बच गया। ठीक है? यहाँ पे मैं सिग्मा बच गया क्योंकि मैं एंथर को क्या मैंने ले आई, मैं एंथर को ले आई, जिससे क्या हुआ, ऑटोगैमी वाली जो सिचुएशन थी वो खत्म हो गई है। और इस सिचुएशन को, इस प्रोसेस को जब मैं अपने मेल वाले पार्ट को बाहर निकाल लेती हूँ, इसको मैं कहती हूँ इमैस्क्युलेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इमैस्क्युलेशन क्या है मेरे पास? जब मैं अपने मेल वाले को बाहर निकाल लूँगी। ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे ही मान लो मैंने मेल को बाहर निकाल लिया, अब मुझे ना एक चीज़ कंट्रोल करनी है कि हाँ, कि डाउट आ रहा है, वेट, एनसीईआरटी की सीक्वेंस। यार ये आउटब्रेन डिवाइसेज़ का ना सेम पोर्शन चल रहा है आर्टिफिशियल, इसलिए मैं पहले करा रही हूँ, अदरवाइज़ चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैं करा रही हूँ ताकि लिंक बना रहे। ठीक है? अच्छा देखो, इमैस्कुलेशन करा लिया। अब इमैस्कुलेशन के बाद ना ऐसा हो सकता है कि केवल इसके ऊपर ना कोई और स्पीशी का ही पोलन ग्रेन आ जाए और अल्टीमेटली इसके साथ आके पॉलिनेशन करा जाए। बट हमें इस कंडीशन से प्रिवेंशन कराना है, हमें ऐसा नहीं होने देना। इसको नहीं होने देने के लिए हमने क्या करा, बैगिंग कर दी। एक हमने बटर पेपर लिया और इस प्लांट के ऊपर पूरा बटर पेपर चढ़ा दिया, ताकि क्या हो, हमारे पास यहाँ पे कोई कॉन्टामिनेशन से बचाव हो जाए, मीन्स कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, है ना? इस सिचुएशन को हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं हम यहाँ पे? बैगिंग। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मान लो मैंने इस एंथर को मैंने उठा के बाहर निकाला था, मान लो जब मेरे पास ये वाला एंथर रिसेप्टिविटी गेन कर लेगा, मीन्स जब ये एंथर मेरे पास अल्टीमेटली सही हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा या फिर कॉन्टामिनेशन से फ्री हो जाएगा या फिर जो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उस वाले एंथर को लाएंगे और अल्टीमेटली हम यहाँ पे उसकी पोलन ग्रेन्स को डस्ट करा देंगे फीमेल के ऊपर। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमने बटर पेपर चढ़ाया हुआ है, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट सिचुएशन में हमें उसकी डी बैगिंग करनी पड़ेगी। डी बैगिंग कैसे, हमें उसको बटर पेपर को हटाना पड़ेगा ताकि हम जो एंथर जो अब सही हो गया हमारे लिए उसको हम लाएं और अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स की फ्यूजन करा दें, है ना? फिर हम करेंगे डी बैगिंग करेंगे, फिर हम डस्टिंग कर देंगे। डस्टिंग क्या, पोलन ग्रेन्स की हमने डस्टिंग करी। डस्टिंग हमने जैसे कर दी, हमारे पास एक फेवरेबल वाली चीज, हमारे पास जो हम चाहते थे जैसा हमारे पास प्लांट बने वो हमारे पास बन गया। अल्टीमेटली लास्ट सिचुएशन में हम रीबैगिंग कर देंगे कि ताकि हमारा प्लांट अब दूसरी किसी दोबारा कॉन्टामिनेटेड ना हो जाए। तो ये पूरी सीक्वेंस रहती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी पसंद का हम क्या करते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं ना, जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ मैनिपुलेशन करते हैं जिससे कि फेवरेबल चीजें उनको मिल जाए। ठीक है? अच्छा, अब ये तो बात होगी मेरे पास बाइसेक्सुअल की, ये बात होगी बाइसेक्सुअल की। अब तुम खुद बताओ, अगर मान लो मेरे पास प्लांट है यूनिसेक्सुअल, मेरे पास सॉरी जो मेरे पास फ्लावर है वो है यूनिसेक्सुअल, क्या मुझे उस केस में इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी? मेरे पास जो फ्लावर है वो है ही यूनिसेक्सुअल, या फिर मैं सिंपल बोलूं उसके पास या तो मेल है या तो फीमेल है, क्या मुझे उस केस में इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इस केस में मुझे इमैस्कुलेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्ट है, एंथर को मैं क्यों निकालूं, या तो फीमेल है या तो मेल है, एक ही पार्ट उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं उसमें बाहर क्या निकालूं, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हाँ, बैगिंग की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें कॉन्टामिनेशन से तो बचाना है ना अपने प्लांट को एट दी एंड। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल बोलूं तो यूनिसेक्सुअल में हमें एस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन बैगिंग के केस में हमें जरूरत होती है। देखो यहाँ पे सिंपल आपको लिखा हुआ है, एस्कुलेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम यहाँ पे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स लाते हैं जिससे हम उसको कॉन्टामिनेशन से बचाते हैं। फोर स्टेप सीजर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं, मीन्स हम एंथर को निकाल लेते हैं। जब मेरा जो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसिस, जब तक एंथर टूट नहीं जाता है, जब तक एंथर मैच्योर नहीं हो जाता, हम उससे पहले ही क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं अपने एंथर को, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। बैगिंग करेंगे, डीबैगिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, रीबैगिंग कर देंगे। और यूनिसेक्सुअल में हमें कभी भी जरूरत नहीं होती है किसकी, इमैस्कुलेशन की। अब बात करते हैं अपने पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। अभी देखो, अब हमने पॉलिनेशन कराई, कराने के लिए हमें कोई नहीं तो चाहिए ना, मान लो विंड ने करा दी, विंड पोलन ग्रेन उठा के ले गई, इंसेक्ट ने करा दी, बर्ड्स ने करा दी, तो कुछ एजेंट्स तो हमें चाहिए ना। तो वही एजेंट्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। एबायोटिक कौन सा, मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स हो सकते हैं। सेकंड बायोटिक मीन्स मेरे पास लिविंग वाले एजेंट्स हो सकते हैं। लिविंग में कौन से, मान लो मेरे पास एनिमल्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है? एनिमल्स कैसे, मान लो कोई एनिमल आया, पोलन ग्रेन लेके गया, दूसरे वाले प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन डस्टिंग कर दी, पॉलिनेशन करा दी। ये हो गया मेरे पास बायोटिक का एग्जाम्पल, ठीक है? जो कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में हम देखें तो एनिमल्स ही यूज होते हैं वहाँ पे। ठीक है? लेकिन एबायोटिक में कौन सी चीजें आ गई, विंड और वाटर। मीन्स मान लो अभी हम देखेंगे क्या क्या इनका कैसे होता है। जब मेरे पास विंड पॉलिनेशन कराती है तो उसको हम कहते हैं एनेमोफिली, और जब मेरे पास वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको मैं कहती हूँ हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, ठीक है? नाम याद रखना, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है पर याद कर सकते हैं, ठीक है? और जो एबायोटिक वाले होते हैं ना, वो इतने नहीं होते, मैक्सिमम अगर हम देखें बायोटिक वाले पॉलिनेशन ही होते हैं, एबायोटिक हमारी इतनी नहीं होती, ठीक है? और अगर हम विंड और वाटर में भी देखें, विंड हमारा सबसे ज्यादा कॉमन है, वाटर इतना कॉमन नहीं है, विंड हमारा ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है? वही मैंने आपको बता दिया, मेजोरिटी में आपके एनिमल्स यूज होते हैं। एनिमल्स कौन से, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटर्स, बैट्स, बीज, ये सारे तरह के यूज हो सकते हैं। जिसमें मेरे पास जो बैट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। देखो तीन चीजें आएगी तुम्हारे पास यहाँ पे, कॉमन कौन से होते हैं, डोमिनेंट कौन से होते हैं और मेजर कौन से होते हैं।
सीक्वेंस में याद रखो, कॉमन कौन से होते हैं, डोमिनेंट कौन से होते हैं, मेजर कौन से होते हैं। तो याद रखना मेजर मेरे पास कौन से बायोटिक वाले यूज होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन करा सकते हैं, कॉमन बैट्स कॉमन कराते हैं, और डोमिनेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट बीज, जो बीज होती है सबसे ज्यादा डोमिनेंट वो होती है मेरे पास, ठीक है। और जब मेरे पास इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको मैं कहती हूँ एंटमोफिली। क्या नाम होता है उसका, एंटमोफिली, ये नाम है बस पॉलिनेशन, ठीक है। वही हमने अभी स्टडी करा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में 2 यूज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। चांस अभी मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से आपका विंड एंड वाटर आपके पास दोनों से होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं विंड पॉलिनेटेड वालों में। विंड पॉलिनेटेड में देखो क्या होता है आपके पास, आप खुद देखो, खुद बताओगे। अगर आपको हवा के थ्रू पॉलिनेशन करानी है तो आपकी पोलर ग्रेन्स कैसी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा भारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो पोलन ग्रेन्स है, सबसे पहले तो चिपकनी नहीं चाहिए ये, क्योंकि ऐसा अगर मान लो कोई चिपक गई पोलन ग्रेन जाके, तो कहीं पे चिपक जाएगी और अल्टीमेटली पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। तो पहली सिचुएशन क्या है कि पोलन ग्रेन्स आपकी नॉन स्टिकी होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए, हल्की सी होनी चाहिए। भारी होगी तो कोई इंसेक्ट कैसे, सॉरी विंड है वो कैसे लेके जाएगी, है ना। तो लाइट होनी चाहिए। सेकंड सिचुएशन, आपके पास स्टेमन्स जो है वो कैसे होने चाहिए, चिपके हुए स्टेमन्स होने चाहिए, फिर खुले हुए या बंद होने चाहिए। डेफिनेटली आपके पास एक्सपोज्ड स्टेमन्स होने चाहिए, खुले हुए स्टेमन्स होने चाहिए, ताकि आसानी से कोई विंड विंड हमारे पास हवा चल रही है, हवा फटाफट से लेके चली जाए, ठीक है। थर्ड, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, आपके पास कैसे स्टिग्मा होने चाहिए, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए। मींस ऐसे फेदर मींस बड़े बड़े वो होने चाहिए स्टिग्मा, ताकि आसानी से जो पोलन ग्रेन आ रही है विंड से वो आसानी से लैंड कर पाए, लैंडिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। और क्या है, ये बात याद रखना, जो जब हमारे पास जो भी प्लांट जो विंड पॉलिनेशन यूज करते हैं उनमें क्या होता है, हमारे पास हमेशा उनके ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंड पॉलिनेशन वालों के पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है, न्यूमरस फ्लावर्स जो होते हैं हमारे पास, देखो बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक गुच्छे में प्रेजेंट होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक फ्लावर है, नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो इनफ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहे हुए होने चाहिए, ठीक है। और एन एग्जांपल, अगर आप कॉर्नकॉब का देखते होगे, कॉर्नकॉब में आप टासल्स देखते हो, कॉर्नकॉब समझते हो, कॉर्नकॉब के टासल्स में अगर आपको दिखाऊं, वेट, ये देखो, तो ये होते हैं आपके पास टासल्स, ये देखो ये होते हैं आपके पास टासल्स, जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये वाले जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, सी, ये जो होता है टासल्स, ये कॉर्नकॉब के टासल्स होते हैं, ठीक है। इनसे इनके ये जो हमें दिखते हैं ये बेसिकली हमारे स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, स्टिग्मा और हमारे पास ये स्टाइल ही होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, जो कि मेरे कैसी पॉलिनेशन शो करते हैं, विंड पॉलिनेशन। याद रखना कि मेरे पास जो कॉर्नकॉब में जो टासल्स होते हैं, पहली बात तो वो क्या होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। दूसरी बात, वो कैसे पॉलिनेशन शो करते हैं, विंड के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं, और जो कि कॉमन किसमें, ग्रासेस में। ग्रासेस में तुम देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की ग्रासेस में सबसे ज्यादा कॉमन आपको कौन सी दिखती है, विंड पॉलिनेशन आपको बहुत ज्यादा कॉमन वहां पे मिलती है, ठीक है। दूसरी लास्ट बात देखो, विंड पॉलिनेशन जो भी मेरे पास प्लांट जो विंड पॉलिनेशन शो करते हैं उनमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, उनका आपको कोई कलर नहीं दिखेगी। फिर देखो ऑर्डर वगैरह या फिर कलर में देखो, उनको वो होते हैं, उनको बेसिकली इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड वाले होते हैं, जो इंसेक्ट की हेल्प लेते हैं पॉलिनेशन के लिए, उनको चाहिए होती है अगली कंडीशंस की, हाँ उन्हें मान लो उनको स्मेल आई, तभी इंसेक्ट क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली जाके पॉलिनेशन करा देंगे। या फिर कलर, मान लो पेटल्स का कलर उनको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखा, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली जाके पॉलिनेशन करा देंगे। लेकिन विंड को तो ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, विंड तो भैया आ रही है या जा रही है, इंसेक्ट को इन चीजों की जरूरत होती है कि ऑर्डर उनको अच्छे से स्मेल आनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ ब्राइट कलर उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की। वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। अच्छा, विंड पॉलिनेशन कॉमन होती है, लेकिन वाटर पॉलिनेशन जो होती है वो 30% जेनेरा में, सिर्फ 30% ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको वाटर पॉलिनेशन दिखती है। और उनमें भी सबसे ज्यादा हम बोले तो मोनोकोट्स होते हैं, जिनमें आपको सबसे कॉमन आपको पॉलिनेशन वाटर वाली दिखती है। अदरवाइज हमको मोनोकोट्स में, अदरवाइज डाइकोट्स में हमें ये नहीं दिखती, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको। ओके ओके, चलो फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला 30% में क्या होता है, मेरे को वाटर पॉलिनेशन होती है, और वो 30% भी कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी। हमारे क्लास 11th में आता है टेरिडोफाइट्स, पहले वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट से, ब्रायोफाइट्स हमारे पास तुमको पता होगा एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के, एल्गी। इन तीनों में ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों में सिर्फ मुझे वाटर पॉलिनेशन दिखती है, ठीक है। अब क्या है, इन वाटर पॉलिनेशन की पहली बात तो कंडीशन देख लो, वही कंडीशन है, लाइट वेट होनी चाहिए, क्योंकि पानी कितनी, पानी भारी चीजें नहीं लेके जा सकता, आपके पास क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। दूसरा, स्टिग्मा जो है आपके पास वो अनवेटेबल मीन्स गीला नहीं होना चाहिए, सिग्मा जो है वो बिल्कुल अनवेटेबल मीन्स गीला, आपको गीले वाली चीज प्रमोट ही नहीं करनी। और इस चीज को अनप्रमोट मीन्स इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो वाटर पॉलिनेटेड वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कवर होते हैं किससे, म्यूसिनोजेनस कवरिंग से। किससे कवरिंग होते हैं वो, म्यूसिनोजेनस कवरिंग मीन्स एक तरह से ना म्यूकस टाइप की कवरिंग होती है। मान लो ये पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर आपको इस तरह से ना कवरिंग दिखेगी, जो कि ना एक आपकी उसको सॉरी स्टिग्मा को क्या करता है, गीला होने से बचाता है, ठीक है। तो याद रखना वाटर पॉलिनेटेड वाले प्लांट्स के ऊपर आपको म्यूसिनोजेनस कवरिंग आपको मिलती है।
ठीक है? अब देखो वाटर पॉलिनेटेड का एग्जांपल हम देखेंगे वेलिसनेरिया हाइड्रिला में देखेंगे जो कि मेरे पास फ्रेश वाटर में ग्रो करती है। फिर हम एग्जांपल देखेंगे ज़ूस्टेरा का जो कि मेरे पास मेराइन वाटर में ग्रो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलिसनेरिया हाइड्रिला फ्रेश वाटर में ग्रो करती है और ज़ूस्टेरा मेरे पास मेराइन वाटर में ग्रो करती है। ठीक है? अब देखो हाइड्रोफिली में आपके दो पार्ट्स आएंगे, एक आएगा एपीहाइड्रोफिली, दूसरा आएगा मेरे पास हाइपोहाइड्रोफिली। एक आएगा एपीहाइड्रोफिली, एक आएगा हाइपो। एपी का मतलब होता है मेरे पास पानी के ऊपर आपको यहाँ पे पॉलिनेशन दिखेगी, हाइपो मतलब पानी के आपको नीचे दिखेगी। मान लो ये मेरे पास पानी है, ठीक है? अब देखो चलो आपको डायरेक्ट बता देते हैं। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल से बात करते हैं वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में आपको ना एपीहाइड्रोफिली दिखती है। कहने का मतलब क्या है ये देखो, जैसे कि मान लो आपको यहाँ दिखाती हूँ। जी, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारा मेरे पास पानी है, ठीक है? क्या होता है इस पानी के नीचे ना, यहाँ पे इस पानी के नीचे ना मुझे मेल वाला जो पार्ट है, इस पानी के नीचे मुझे मेल वाला पार्ट, और इस पानी के नीचे ही मुझे क्या मिलता है, इस पानी के नीचे ही मुझे मेरा फीमेल वाला पार्ट, जो मेरे पास फीमेल वाला पार्ट है, मेल और फीमेल वाले पार्ट पहली बात तो मुझे पानी के नीचे मिलते हैं, ठीक है? क्या होता है मेरे पास यहाँ पे मेल वाला पार्ट जो होता है ना अपना स्टॉक को एक्सटेंड करता है, अपने इसने स्टॉक को सॉरी जो मेल वाला पार्ट होता है मेरे पास, इसका जो फ्लावर है ये मेरे पास आता है पानी के ऊपर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एपी मीन्स पानी के ऊपर यहाँ पे पॉलिनेशन होगी उसकी बात कर रहे हैं। है ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, लेकिन स्टिल ये मेरे पास कैसी पॉलिनेशन शो करेंगे, पानी के बाहर आके। कैसे, ये देखो ये जो थे पानी के बाहर आया, इसका जो एक स्टेमन था वो मेरे पास मान लो ये एक तरह से बाहर आया। इस स्टेमन ने क्या करा, अपनी पोलन ग्रेन को मैच्योर कराया। इस स्टेमन ने क्या करा, अपनी एक पोलन ग्रेन को यहाँ पे मैच्योर करा दिया। सिमिलरली ये जो मेरे पास अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल क्या करती है, फीमेल जो होती है हमारा यहाँ पे अपने स्टॉक को एक्सटेंड करती है। स्टॉक बताया था ना, मीन्स अपने स्टाइल, जो फीमेल का जो स्टाइल होता है उसको एक्सटेंड करती है और अल्टीमेटली पानी के बाहर तक आ जाती है। और फिर क्या होगा, पानी ही ये जो पानी जो जाता हुआ मीन्स बहता हुआ पानी है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स मान लो निकली, ये पोलन ग्रेन्स पहुंच के मेरे पास कहाँ आ जाती है, मेरे पास फीमेल वाले के पास आ जाती है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि हमें वेलिसनेरिया में है तो ये वाटर वाले प्लांट, होना तो पानी के अंदर चाहिए पॉलिनेशन, लेकिन स्टिल हमारे पास क्या होता है, ये पानी के बाहर आते हैं। कैसे, फीमेल अपना स्टॉक एक्सटेंड करती है और मेल वाला स्टेमन आता है, मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास दूसरा के अंदर, दूसरा, ठीक है? ठीक है, अब ये हमारे पास कैसा था आपको बताया था मैंने, मेराइन होता है। इसका दूसरा नाम होता है सी ग्रासेस। क्या नाम होता है इसका दूसरा नाम, सी ग्रासेस। इसमें हमें दिखेगी हाइपोहाइड्रोफिली मींस पानी के नीचे। सबसे पहले तो याद रखो जो ये ज़ूसेरा होता है ना, ये मेरे पास कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, इसके पास मेल वाला भी होगा, फीमेल वाला भी होगा। कैसे, ये देखो, जैसे मान लो, और एक बात याद रखो, इनके अंदर ना मेरे पास जो मुझे पोलन ग्रेन्स मिलती है वो रिबन लाइक मिलती है। इनके अंदर जो मुझे पोलन ग्रेन्स मिलती है वो मुझे रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स मिलती है। रिबन लाइक कैसे, यानी मुझे इस तरह से पोलन ग्रेन्स मिलेगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे स्टिग्मा बैठा है, इस स्टिग्मा के ऊपर मेरे पास क्या होगा, पोलन ग्रेन्स इस तरह, इस स्टिग्मा के ऊपर इस तरह से मेरे पास पोलन ग्रेन्स जो है वो ऐसे आ जाएंगी और अल्टीमेटली यहाँ पे डस्टिंग हो जाएगी, पॉलिनेशन आराम से हमारे पास हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल कह सकते हो, ज़ूसेरा के अंदर हमें हाइपो मींस पानी के नीचे हमें देखा। ठीक है, समझ में आ गया? ये था हमारे पास किसकी बात, वेलिसनेरिया हाइड्रिला की बात। लेकिन क्या होता है हमारे पास ना कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि है तो मेरे पास वाटर वाले, लेकिन क्या होता है मेरे पास विंड पॉलिनेशन शो और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं। उनका एग्जांपल है मेरे पास वाटर हाइसिंथ और मेरे पास वाटर लिली। ठीक है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों मेरे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कि है तो पानी वाले प्लांट्स, लेकिन ये पॉलिनेशन कैसे शो करते हैं, इंसेक्ट और विंड से। कैसे करते हैं, देखो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। ये हम रीड कर चुके हैं, ये देखो। वेलिसिनेरिया आपको बता दिया। वेलिसिनेरिया में क्या होता है, फीमेल आपका स्टॉक के थ्रू एक्सटेंड करता है, मेल आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, वाटर करंट्स के थ्रू पैसिवली फ्लो करेंगे और एट द एंड आपके पास हो जाएंगे। फिर हमने अपना यहाँ पे इसके बारे में स्टडी कर लिया। अच्छा देखो, वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में भी क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं पानी के अब आते हैं, और जैसे मान लो फ्लावर्स जो है दोनों फ्लावर्स ऊपर आए और क्या होगा मेरे पास जो पॉलिनेशन है मेरे पास वो कैसे हो जाएगी, इंसेक्ट आए, विंड आए, पॉलिनेशन हो गई, खत्म। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है क्या चलता है, मेरे पास ये सारा इंसेक्ट पॉलिनेशन का चलता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो कुछ ना कुछ रिवार्ड्स होते हैं। मान लो कोई इंसेक्ट मेरे पास आया, वो ना रिवार्ड ऑफर करता है। मान लो प्लांट आया, प्लांट कहता है कि प्लांट कहता है मैं तुम्हें नेक्टर दूंगा, मिस न्यूट्रिशियस चीज खाने होते हैं, मैं तुम्हें अपना नेक्टर दूंगा, तुम पॉलिनेशन करा दो। तो प्लांट को कुछ तो देना पड़ेगा ना, तभी तो इंसेक्ट आएगा। ऐसे ना पैसे तो मिल नहीं रहे प्लांट को। ठीक है, तो क्या होगा, इंसेक्ट आया, पॉलिनेशन, अब रिवार्ड्स दिए जाते हैं। रिवार्ड्स कैसे दिए जाते हैं, या तो नेक्टर की फॉर्म में दिए जाते हैं, या फिर मैं कहूँ अपनी पोजीशन, प्लांट कहता है कि ठीक है तो मेरी पोजीशन रख लो, तुम अपने, या तो मुझे अपने एग्स दे दो, मैं तुम्हारे एग्स को ग्रो करा दूंगा अच्छे से और तुम फिर आके ले जाना। या तो ये रिवार्ड्स होते हैं। ठीक है, पहला रिवार्ड का एग्जांपल है अमोर्फोफेलस। देखो अमोर्फोफेलस में क्या होता है, पहली बात तो याद रखो, जो अमोर्फोफेलस वाला फ्लावर होता है वो मेरे पास 6 फीट का होता है। कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
6 फीट का मेरे पास अमोर्फोफेलस जो होता है वो होता है, ठीक है? और क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे पास जैसे मान लो मोथ और यूका का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। मोथ और यूका पहली बात तो ना अपनी लाइफ़ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ये कहते हैं हम साथ मरेंगे, साथ जिएँगे, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ़ साइकिल ये कंप्लीट ही नहीं कर सकते, ठीक है? क्या होता है इनके अंदर, मोथ मान लो मोथ मेरे पास एक इंसेक्ट है, मोथ आया, उसने अपना एग ना ओवरी के लोक्यूल कल बताया था, खाली स्पेस जो होता है ओवरी के अंदर, उसने अपना एग वहाँ पे रिलीज़ कर दिया। फिर पॉलिनेशन हो गई, फिर जैसे अमोर्फोफेलस वाले प्लांट सॉरी यूका वाले प्लांट, यूका एक प्लांट का नाम है, मोथ एक इंसेक्ट का नाम है। यूका वाला प्लांट जो है वो कहता है कि ठीक है तुम मोथ भैया तुम मुझे अपना एग दे दो, मैं वहाँ पे करा दूँगा, सारे ग्रोथ वगैरह करा दूँगा, फिर तुम आके ले जाना। तो इस तरह से ना रिवार्ड्स दिए जाते हैं। रिवार्ड समझते हो जैसे कि तुम स्कूल में फर्स्ट आ गए, तुम्हें क्या रिवार्ड्स दिए जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह दे देते हैं, तो इस तरह से रिवार्ड्स दिए जाते हैं प्लांट के द्वारा। ठीक है? ये हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे पास ना रॉबर्स होते हैं, चोर होते हैं। क्या होते हैं? चोर। जो कि कहते हैं पोलन फटाफट आके ले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, नेक्टर लेके नहीं जाते, पॉलिनेशन कराते हैं लेकिन आके चुरा के चले जाते हैं उनका पोलन। उनको हम कहते हैं पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स का मतलब चोर, ठीक है? अच्छा, अब पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम ना कल करते हैं, ठीक है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम कल करेंगे। टाइम हो रहा है तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। इससे पहले खत्म हो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो, इन मोनोशियस प्लांट्स में क्या था तुम्हारे पास? मोनोशियस आपको बताया था मैंने। देखो मोनोसिस में क्या होता है, ऊपर बताया था ना, मोनोसिस में क्या होता है तुम्हारे पास ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिटोनोगेमी जो है वो जिटोनोगेमी है वो जरूर होगी, क्योंकि मोनोसिस क्या है तुम्हारे पास बाइसेक्सुअल। अगर तुम ऊपर टेबल देखोगे ना, फिर तुम्हारे पास आसानी से तुम समझ जाओगे कि जो ऑटोगेमी है मेरे पास वो नहीं हो सकती, क्योंकि मोनोसिस है मेरे पास मोनोसिस वाली कंडीशन है। उस केस में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो ऑटोगेमी है वो मेरे पास जो है प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन जो मेरे पास डिटोनोगेमी है वो प्रिवेंट नहीं होती। एक लाइन ना याद रखो, तुम्हें दे रखा है इन डाइशियस, जो मेरे पास डाइशियस, अरे वेट, यस, जो मेरे पास डाइशियस वाले होते हैं, जो मेरे पास डाइशियस वाले प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऑटोगेमी भी और जिटोनोगेमी भी दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो मोनोशियस होते हैं ना, उनके अंदर ओनली ओनली ऑटोगेमी प्रिवेंट होती है। उनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही प्रिवेंट हो पाती है। एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्टली, ठीक है? इस लाइन को याद रखना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं पपाया। पपाया में क्या होता है, देखो पपाया को मैंने बताया था किसका एग्जांपल था, सबसे पहले तो पपाया का एग्जांपल था डाइशियस का। तो पपाया में डाइशियस है, अभी आपको मैंने बताया डाइशियस में क्या कंडीशन आएगी, ऑटोगेमी जिटोनोगेमी दोनों चीजें आपकी प्रिवेंट हो जाएगी। इस अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क कर सकते हो। जिटोनोगेमी ऑटोगेमी बोथ कैन टेक प्लेस, मींस दोनों आपकी जो है प्रिवेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, इन अमोर्फोफिलस फ्लावर द एनिमल इज रिवॉर्डेड बाय फ्लावर इन प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करता है वो, बताया था ना, सुटेबल पोजीशन देता है कि हाँ आओ एग ले कर दो, है ना? नेक्स्ट देखो, अमोर्फोफेलस 6 फीट का था ना, हमने अभी स्टडी किया था। नेक्स्ट देखो, वेलिसनेरिया, कहने वेलिसनेरिया में क्या होता है, वेलिसनेरिया में क्या होता है, देखो बताया था, फीमेल प्लांट्स जो होते हैं सबमर्ज, नहीं नहीं पानी में थोड़ा ना रहते हैं, फीमेल प्लांट्स ऊपर आते हैं, ये तो गलत हो गया। फीमेल प्लांट्स आर अबव द वाटर, फीमेल फ्लावर्स आर अबव द वाटर, ठीक है? पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द वाटर सरफेस, रिलीज होता भी तो वाटर बह बह के लेके गया था, ये भी ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ठीक है, क्योंकि लेके तो पानी जा रहा है ना, तो बी सी डी एंड, यस बी सी डी एंड करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी ग्रासेस मींस जूस्टेरा की बात हो रही है। जूस्टेरा में क्या देखा था हमने, ये देखो जूस्टेरा में पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड वाटर, ठीक है, पानी के अंदर आ रही थी। फीमेल प्लांट्स आर फाउंड सबमर्ज्ड इन वाटर, ये भी ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्मॉल, लाइट एंड, देखो नहीं इसमें ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, स्मॉल नहीं होती, इस लाइन को ना वैसे याद कर लो। पोलन ग्रेन्स जो होती है आपकी सी ग्रेस में कभी भी लाइट नहीं होती, वो सॉरी स्मॉल नहीं होती, ठीक है? पोलन ग्रेन्स कैसी थी, मैंने आपको बताया था, रिबन लाइक शेप में आपके पास रहता है इसलिए। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन, ये ठीक है, तो ए बी डी एंड आपका ट्रू, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप देखो खुद सॉल्व करना, आपका होमवर्क है, ठीक है? अच्छे से सॉल्व करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड आपको मिल जाती है यहाँ पे, तो इसको क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना, ठीक है? अच्छा, लास्ट में जाते कोट आपको बता देती हूँ, अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। दैट मींस सिंपल सा है यहाँ पे, कुछ समझो। इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में जो है बैड नहीं जाना, कुछ किसी चीज को लेके हमेशा ट्राई करा करो। अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो उसको एक और ट्राई दो, ये नहीं उस चीज को छोड़ दो, नहीं ट्राई करो, ठीक है? अपनी सिचुएशन को ओवरकम करके ट्राई करो, उसको ओवरकम करने का ट्राई करो, बिकॉज द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ फॉर टुमारो, ठीक है? तो ये हमारी कोट ऑफ द डे था। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हो पहली बात तो कमेंट्स में छोड़ के जा सकते हो, मैं जरूर देख लूंगी उसको, ठीक है? और होमवर्क जरूर करके जाना, डॉक्टर सॉरी हैशटैग डॉक्टर अपना नाम जरूर लिख के जाना, भूलना मत, ठीक है? तो पर्सनल मेंटरशिप के बारे में आपको सारा बता दिया था। इसका प्राइस सिर्फ 4000 रुपीज है, इसका प्राइस आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है? आपको 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलने वाली, डायरेक्ट आप इंटरैक्ट कर पाओगे अपने मेंटोर से, ठीक है? और 712 मार्क्स का प्रिडिक्ट किया तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मेंटोर्स होंगे ना वहाँ पे, तुम्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? तो अपने लाइव सेशन को एंड करें अब, करें लाइव सेशन को एंड। बाकी क्वेश्चंस तुम खुद सॉल्व करना, कल भी मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो, तुमने किसी ने होमवर्क करा है? कल मैंने तुम्हें एक पेज पे दिया था, ठीक है? वो होमवर्क करना।
ओके? चलो लीव करें अब? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय, बाय, बाय। बाय, बाय। थैंक यू सो मच।